हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रावधिक कला 2024 का संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से 2024 का जो पार्ट 1 था उसमें अच्छी तरीके से, वो भी ऑथेंटिक तरीके से 100 में से 100 नंबर करवाया गया था। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो न देखा हो तो कृपया करके वो वीडियो पहले देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और नीचे कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम सेक्शन ए से लेकर के सेक्शन एफ तक, यानी कि 1 नंबर से शुरू करेंगे और जो 30 नंबर का प्रश्न आता है स्मृति चित्रण के रूप में, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी जल्द से जल्द कर लीजिए। और आज की क्लास में जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे वो थोड़ा सा अलग रहेंगे। प्रावधिक कला में जो संभावित प्रश्न है मॉडल प्रश्न पत्र से लिया गया है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे 2024 का अथवा करके जो प्रश्न आता है उसी को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। यहाँ पर कई सारे प्रश्न सॉल्व करवाए गए थे। खंड आ में से पहला नंबर कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा, उसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है। आ नंबर कह रहा है आयताकार, ब नंबर कह रहा है वर्गाकार, स नंबर कह रहा है त्रिकोणीय, द नंबर कह रहा है षटकोणीय। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि पिरामिड का जो फलक है वो त्रिभुजाकार यानी कि त्रिकोणीय है। और डियर स्टूडेंट, जो सूची स्तंभ होता है और पिरामिड एक ही चीज है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सूची स्तंभ दिया है तो उसका फलक अलग हो जाएगा या फिर पिरामिड दिया है तो उसका फलक अलग हो जाएगा। दोनों एक ही चीज है, दोनों का फलक त्रिभुजाकार ही होता है यानी कि त्रिकोणीय होता है। तो यहाँ पर स नंबर जो विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। आ नंबर कह रहा है घन, ब कह रहा है पिरामिड, स कह रहा है त्रिकोणीय, द कह रहा है प्रिज्म। तो डियर स्टूडेंट, अभी भी बताया गया है कि जो पिरामिड का फलक होता है वो त्रिभुजाकार होता है, तो ब नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। आ कह रहा है 4, ब कह रहा है 2, स कह रहा है 6, द कह रहा है 8। तो डियर स्टूडेंट, जो ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर का जो मतलब होता है वो होता है लंबवत खड़ा। तो एक कमरे में जाहिर सी बात है 4 खड़े दीवार होते हैं, तो अ विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद में चौथा जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। आ कह रहा है घन, ब कह रहा है शंकु, स कह रहा है संपार्श्व, द कह रहा है सूची स्तंभ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो अ विकल्प है घन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्गाकार फलक होते हैं। और जो शंकु है उसमें तो आयताकार हो ही नहीं सकता है। और जो समपार्श्व है इसमें हो सकते हैं, क्योंकि ये सम मतलब होता है बराबर, पार्श्व का मतलब होता है किनारा। तो आप सामने देख सकते हैं कि 2 समपार्श्व दिखाई दे रहे हैं, तो स विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयताकार फलक हैं। तो स विकल्प सही हो जाएगा। सूची स्तंभ तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें त्रिभुजाकार फलक होते हैं। इसके बाद में 5वां प्रश्न कह रहा है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। आ कह रहा है आयताकार, ब कह रहा है गोलाकार, स कह रहा है त्रिभुजाकार, द कह रहा है वर्गाकार। तो डियर स्टूडेंट, घन का मतलब होता है क्यूब। आपने क्यूब देखा ही होगा, गेम खेलते हैं टाइम पास करने के लिए। तो इसके जो फलक दिखाई दे रहे हैं साइड साइड के, वो कैसे हैं, वर्गाकार हैं। तो यहाँ पर द विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न कह रहा है एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। विकल्प आ कह रहा है 5, ब विकल्प कह रहा है 3, स कह रहा है 4, द विकल्प कह रहा है 1। तो डियर स्टूडेंट, समपंचभुज है तो इसमें जाहिर सी बात है 5 विकर्ण होंगे, तो अ विकल्प सही हो जाएगा। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब अगला प्रश्न कह रहा है वह कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है। अ विकल्प कह रहा है क्षैतिज समतल, ब कह रहा है ऊर्ध्वाधर समतल, स कह रहा है धरती तल, द कह रहा है पार्श्व समतल। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर से देखने पर जो नीचे आकृति दिखाई देती है अनुविच्छेद बनती है, और नीचे यानी कि क्षैतिज समतल होता है। इसके बाद में 8वां जो प्रश्न है वो कह रहा है एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा। आ विकल्प कह रहा है आयत, ब विकल्प कह रहा है वर्ग, स कह रहा है समलंब, द कह रहा है समपंचभुज। तो डियर स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ईंट पर लगी दीवार सामने से देखने पर आयताकार ही दिखाई देती है, यानी कि सामने से देखने पर आयत ही दिखाई देगा। अब इसके बाद में जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है एक घन में कितने फलक होते हैं। क्यूब की बात की जा रही है। अ विकल्प कह रहा है 5, ब कह रहा है 4, स कह रहा है 6, द कह रहा है 8। तो डियर स्टूडेंट, अभी आपने सामने देखा कि जो घन यानी कि क्यूब होता है, 4 साइड में 4 फलक होते हैं और एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि 4 2 6 फलक होते हैं। सब विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला 10वां प्रश्न कह रहा है क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है।
आ विकल्प कह रहा है आसमान, ब कह रहा है तरल का सतह, स कह रहा है खड़ी दीवार, द कह रहा है जमीन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आसमान होता है वो कतई नहीं हो सकता है क्योंकि नीचे की बात की जा रही है, और तरल का सतह हो सकता है, खड़ी दीवार तो बिल्कुल नहीं होगी, ऊर्ध्वाधर समतल है, जमीन ये भी हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट जो सर्वोत्तम उदाहरण पूछा है क्या होगा, वो हो जाएगा तरल का सतह। क्यों होगा पहले इसको समझ लेते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि एक गिलास है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट जो पानी है वो तरल सतह है। जमीन भी क्षैतिज समतल हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, लेकिन जो तरल सतह है वो सर्वोत्तम उदाहरण होगा, तो ब विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों को किस तरीके से ड्राइंग शीट पर लिखनी है उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि बड़ी सी कॉपी दी गई है, स्केच बुक है जो कि A3 साइज का पेपर है, जो परीक्षा में पेपर दिया जाएगा इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है। 16 इंच उसकी लंबाई रहती है और 12 इंच उसकी चौड़ाई होती है। A3 साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है, लगभग 2 सेंटीमीटर, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं इस पे प्रैक्टिस करके। अब आप सामने देख सकते हैं कि इसकी जो ड्राइंग शीट है, एक जो पेज है इसमें ऊपर के साइड में आपको नाम लिखना रहता है, हालांकि कवर स्लिप पे भी अच्छे तरीके से नाम लिखना रहता है। तो ऊपर के साइड में पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड में अपना अनुक्रमांक भी लिख लेना है। ध्यान रहे ड्राइंग शीट कोई भी रहेगा, आपको अनुक्रमांक जिस साइड पे कहा जाएगा लिखने के लिए वहां पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर ऊपर कुछ पार्टीशन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में 8 सेंटीमीटर पर चाप काट दे रहे हैं, यानी कि मार्किंग कर देना है, और राइट साइड में भी करना है, बीच में कर लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट आपके पास इंच पटरी 2 होनी चाहिए, एक छोटी सी और एक बड़ी सी। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पर ऊपर से नीचे तक मार्किंग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि खंड आके उसको ऊपर लिखना रहेगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर पहले मार्किंग कर देनी है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट अगर ड्राइंग शीट दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ तो 2 ड्राइंग शीट दी जाएगी, और अगर लिखने के लिए भी कुछ आएगा तो आपको एक ही ड्राइंग शीट दी जाएगी। तो अगर ड्राइंग शीट पे करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर इस तरीके से पार्टीशन कर लेना है, और यहाँ पर देख लीजिएगा अगर लेफ्ट साइड में कुछ दिक्कतें हों, ऐसा लग रहा होगा कि मतलब वहाँ पे स्टेपलिंग किया रहता है तो वहाँ पर होल रहते हैं, तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, और ऊपर के साइड में लाइन अच्छी तरीके से खींच करके जो खंड आ है स्टार्टिंग में उसको लिख लीजिएगा। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि वीडियो में अच्छी तरीके से दिखाई दे, लेकिन ध्यान रहे आप कभी भी चाहे ड्राइंग का पेपर हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, स्केच पेन या फिर मार्कर पेन इसका यूज नहीं करना है। यहाँ पर खंड आ अच्छी तरीके से ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, जेल पेन का भी प्रयोग न करें कभी भी परीक्षा में। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 हो गया है, इसमें जो आंसर रहेगा उसको पहले लिख देनी है और इसके बाद में नंबरिंग करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व किए गए हैं, जो पहले का आंसर है वो था स नंबर, तो यहाँ पर पहले का स लिख देना है, और उसके बाद में सेकंड नंबर डालना है। सेकंड नंबर का जो विकल्प सही था वो था ब विकल्प सही, तो ब लिख देना है। उसके बाद में थर्ड नंबर डालना है, और जो थर्ड नंबर का विकल्प था वो था अ विकल्प सही था, तो अ लिख देना है। और जो चौथे नंबर का प्रश्न था उसका जो विकल्प सही था वो था स विकल्प, तो आपको इस तरीके से स लिख देनी है। और जो पांचवा था उसका जो विकल्प था वो था द नंबर विकल्प, तो द लिख देना है, पांचवें का द। इसी प्रकार से आगे छठवें का जो प्रश्न था उसका था अ विकल्प, तो यानी कि छठवें का अ विकल्प लिख देना है अच्छी तरीके से। ऐसे ही लिखना है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समय भी बचाना है और मास्टर माइंड की तरफ जाना है, और समय को बचाते हुए प्रश्न को सही करना है, क्योंकि जो शिक्षक कॉपी चेक करते हैं वे सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनमें सही आंसर पर ही नंबर देते हैं, न कि आपकी राइटिंग पर। तो इस तरीके से जिस प्रश्न संख्या का जो विकल्प सही होगा सिर्फ और सिर्फ वही लिखना रहता है। इस तरीके से आप कॉपी अच्छी तरीके से ड्राइंग शीट पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है ऊपर लिख सकते हैं। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो लाइन खींची गई है पड़ी रेखा, उसका आधा कर लेना है। जितने भी सेंटीमीटर का रहेगा, जितने भी इंच का रहेगा, बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी दी जाती है उसकी जो लंबाई रहती है वो रहती है 16 इंच, तो आप 8 इंच पर अच्छी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। ऊपर एक मार्किंग कर देनी है और नीचे साइड में एक मार्किंग कर देनी है। मार्किंग इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पर हम अगला जो खंड है वो है खंड बा, उसकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर बड़े अक्षर लेखन आते हैं, तो उसको अगर आप सेंटर में लिखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा कॉपी पर, यानी कि ड्राइंग शीट पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा। और ऊपर आपको लिख देनी है खंड बा। यहाँ पर हम खंड बा को अच्छी तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं सीक्वेंस वाइज। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर मार्कर पेन का यूज किया जा रहा है, तो कृपया करके आप मार्कर पेन का यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
ब्लैक पेन ले लीजिएगा मोटा वाला। अब यहाँ पर जो प्रश्न है पहले उसको पढ़ लेंगे। दूसरे का क नंबर प्रश्न कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में सिनेमा अथवा सिनेमा शब्द लिखें। अक्षरों का कोण आधार में 90 अंश पर हो। तो डियर स्टूडेंट, चलिए सिनेमा शब्द की रचना बहुत ही आसान तरीके से बड़े अक्षरों में करते हैं। यहाँ पर जैसे कि पार्टीशन किया गया था बीच में, वहाँ पर पहले सिनेमा शब्द अच्छी तरीके से लिख देनी है, जैसे कि CINEMA। अब इसका जो पार्टीशन होता है, जो कॉलम होते हैं, जैसे कि C लेटर 4 कॉलम में आता है, बीच में एक कॉलम का गैप करेंगे, फिर I लेटर एक कॉलम में, N लेटर 4 कॉलम में प्लस करके लिखेंगे और बीच में एक कॉलम का गैप कर देंगे प्रत्येक अक्षर के बीच में। E लेटर 4 कॉलम में, M जो लेटर होता है वो 5 कॉलम में आता है, A लेटर जो होता है वो 4 कॉलम में आता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो अक्षरों का पूरा कॉलम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बार 4 है, 4 चौके 16 हो गया, और 5 21 और I 22 हो गया। 22 होने के बाद में बीच में जो कॉलम का गैप है वो है 1 2 3 4 5 और एक 6, 22 6 28 हो जाएगा। यानी कि 28 बॉक्स A लेटर के बाद भी एक कॉलम का गैप करेंगे। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जैसे कि 3.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, या फिर इसे कह सकते हैं 35 मिलीमीटर, यानी कि 35 मिलीमीटर अक्षर की ऊंचाई हो जाएगी। और इसको अगर पार्टीशन करेंगे 7 से, क्योंकि जो ऊंचाई होती है 7 कॉलम में होती है अक्षरों की, तो 7 5 35 हो जाता है, यानी कि एक कॉलम की ऊंचाई होगी 5 मिलीमीटर प्रति बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स की जो ऊंचाई रहेगी वो 5 मिलीमीटर होगी। अब करना क्या है, ऊपर से यहाँ पर नीचे कुछ मार्किंग कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर नीचे जगह है 8 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा, 8 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर देंगे सेंटर पॉइंट में, और लेफ्ट साइड में भी जो ऊपर पड़ी रेखा है उसके नीचे 8 सेंटीमीटर पर पहले मार्किंग करेंगे, जैसा कि सेंटर में खींचा गया है, और 8 के नीचे 4 सेंटीमीटर का करेंगे। हालांकि 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन एक कॉलम एक्स्ट्रा करना है तो 8 पे करेंगे और 12 पे चाप काट देनी है। और राइट साइड में भी पटरी को अच्छी तरीके से पड़ी रेखा पर ऊपर लगाएंगे और नीचे के साइड में 8 सेंटीमीटर पर चाप काटेंगे और उसके नीचे 12 सेंटीमीटर पर चाप काट देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो ऊपर के 8 सेंटीमीटर पर जो चाप काटे गए हैं उनको अच्छी तरीके से पड़ी रेखा में मिला लेनी है। तो ऊपर का जो रेखा खींची गई है उसके समानांतर हो जाएगी। ऊपर वाली लाइन पर अच्छी तरीके से पड़ी रेखा में लाइन खींच देंगे दोनों चापों पर रखते हुए, और नीचे 12-12 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट काटा गया था वहाँ पर भी रखते हुए अच्छी तरीके से लाइनें खींच देंगे। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है, जो लाइन है, वहाँ पर रखेंगे 7 सेंटीमीटर को, और लेफ्ट साइड में 0 सेंटीमीटर और राइट साइड में 14 सेंटीमीटर पर चाप काट देंगे, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर इसमें बॉक्स बनाएंगे 5 मिलीमीटर का तो 28 बॉक्स आसानी से हो जाएगा। अब करना क्या है, प्रकार में जो दूरी है सेंटर पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए लेफ्ट साइड में दूरी लेंगे, ऊपर चाप काट देंगे पहले ऊपर, और नीचे भी चाप काट देंगे प्रकार की नोक को रखते हुए, और राइट साइड में भी यही प्रोसेस करेंगे ताकि जो दूरी है 1 mm का भी गलत ना होने पाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 जो सेंटर है वो सेंटर में है और लेफ्ट साइड में 0 है, वहाँ से मार्किंग करेंगे 5-5 मिलीमीटर पर पॉइंट काटेंगे, जैसे कि पहले 0 है, फिर 0.5 पे आ गया, सेंटीमीटर में कह सकते हैं 5 मिलीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 15 मिलीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं आगे 6 सेंटीमीटर, फिर 6.5 हो गया, फिर 7 पे ऑलरेडी है, फिर 7.5 सेंटीमीटर, फिर 8। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो की तरह आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से कि आपको यहाँ पर 5-5 मिलीमीटर पर चाप काट देनी है अच्छी तरीके से। वीडियो की क्वालिटी अगर ब्लर आए तो उसको थोड़ा सा मैनेज जरूर कीजिएगा, HD में कर लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ब्लर तो नहीं होगा। अब यहाँ पर करना क्या है, जो लेफ्ट साइड का एक पॉइंट है ऊपर नीचे उसको मिला देनी है, और इसके बाद में राइट साइड में भी अच्छी तरीके से मिला देनी है। एक पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा किया गया है 28 के बाद भी। अब यहाँ पर जो रेखा है ऊपर से नीचे तक की दोनों लाइनें बीच में देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पर भी 0.5 सेंटीमीटर या फिर 5 मिलीमीटर कह सकते हैं पॉइंट काट सकते हैं हर एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर में बराबर 8 कॉलम हो जाएंगे अच्छी तरीके से। और लेफ्ट साइड में पॉइंट काटने के बाद में जो राइट साइड पर पॉइंट है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से 5-5 मिलीमीटर पर पॉइंट काट देनी है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में रेखा है, लंबवत रेखा है जहाँ पर चाप काट रहे हैं, वहाँ पर लाइन खींचना जरूरी है, लेकिन नीचे के पार्ट में ऊपर के साइड में लाइनें खींचना ज़रूरी नहीं है।
जैसे कि नीचे पॉइंट काटे गए हैं। अब यहाँ पर लाइनों को मिला देनी है, जैसे कि ऊपर का पहला पॉइंट है लेफ्ट साइड का राइट साइड में मिलाएंगे, और जो दूसरा पॉइंट है लेफ्ट साइड का उसको भी राइट साइड में मिलाएंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जो लाइनें बनेंगी आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये इनके बीच में जो गैप है वो है 5-5 मिलीमीटर का। तो डियर स्टूडेंट, इसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से बनाइएगा। यहाँ पर वीडियो क्वालिटी फास्ट नहीं किया जा रहा है, ताकि आप अच्छी तरीके से घर पे बैठ करके अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में सॉल्व कर सकें। और डियर स्टूडेंट, ये जो 2 घंटे के वीडियोस हैं सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, इसके बाद में पेड कर दिए जाएंगे। तो अगर आप वीडियो पहले देख रहे हैं तो अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी कर लीजिएगा। अब करना क्या है, एक सेट स्क्वायर लेनी है और नीचे वाली रेखा पर टच करते हुए लगाएंगे, और इसके बाद में एक बड़ी सी इंच पटरी लेनी है, छोटी सी भी रहेगी तब भी चलेगा, और उसके लेफ्ट साइड में टच करते हुए लगाएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो को। और जो सेट स्क्वायर है उसको नीचे सरकाएंगे, और जो इंच पटरी है इस सेट स्क्वायर के ऊपर टच करते हुए अच्छी तरीके से लगाएंगे। अगर आपके पास कोई बड़ी इंच पटरी है तो बड़ी इंच पटरी इस सेट स्क्वायर के ऊपर अच्छी तरीके से रखिएगा, और इंच पटरी को दबा कर रखिएगा, हिलने ना पाए, और सेट स्क्वायर को उसके ऊपर रखना है। और जो पहला कॉलम बन रहा है ऊपर मार्किंग किया गया है 0.5 सेंटीमीटर पर, वहाँ पर लगाते हुए अच्छी तरीके से रेखाएं खींच देनी है। ध्यान रहे, इंच पटरी को बहुत अच्छी तरीके से प्रेस करके रखना है, यानी कि दबा कर रखना है, हिलने ना पाए। और जो सेट स्क्वायर है एक पॉइंट पर रख करके अच्छी तरीके से रेखा खींचनी है, और उसके बाद में उसको राइट साइड में सरका देनी है, और अगला जो पॉइंट रहेगा उसके राइट साइड में उस पर लगाते हुए लंबवत रेखाएं इस तरीके से खींचेंगे। तो जो प्रश्न के अनुसार दिया गया था कि अक्षरों का जो कोड रहेगा 90 अंश पर रहेगा, यानी कि 90 डिग्री पर, वो अच्छी तरीके से 90 डिग्री पर हो रहा है, जैसा कि सेट स्क्वायर सेट किया जा रहा है उसके अनुसार। और डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे, जब भी आप बड़े अक्षर लेखन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाएं तो आपके पास 2 इंच पटरी होनी चाहिए, एक कम से कम जो 15 सेंटीमीटर की होती है, और एक जो होती है 30 सेंटीमीटर की, दोनों रखनी है। और डियर स्टूडेंट, अगर हाथ दर्द करने लगे तो दूसरे हाथ से इंच पटरी को दबाना है और एक हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स कर देना है, और उसके बाद में फिर से उस हाथ से इंच पटरी को दबाना है और फिर से कंटिन्यू आगे बढ़ाना है सेट स्क्वायर को। और जैसा कि बताया गया है कि ये जो वीडियोस हैं अभी 2 घंटे के लगभग 1.5 घंटे से ऊपर के वीडियोस अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। 2024 का पार्ट 1 पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ लास्ट दिसंबर तक रहेगा, उसके बाद में 1 जनवरी से पेड कर दिया जाएगा। तो कृपया करके देख करके इस वीडियोस को अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप पेड बैच लेना चाहेंगे तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पिछले साल के जो 4-5 साल के पेपर कराए गए हैं सभी को ऑथेंटिक तरीके से और एकदम विधिवत तरीके से, और सेक्शन ए से लेकर के एफ तक अच्छी तरीके से उसमें अपलोड किया जाएगा। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यूट्यूब पर ही रहना है, किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर बॉक्स बनकर अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर जो सी लेटर है वो 4 कॉलम में आ रहा है, तो स्टार्टिंग में पहले सी लिख देना है, और 1, 2, 3 और 4 कॉलम मार्किंग कर देनी है, यानी कि सी लेटर का हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1 कॉलम का गैप रहेगा, और जो आई होता है वो 1 कॉलम में ही होता है, तो आई के लिए 1 कॉलम रख देंगे। और उसके बाद में 1 कॉलम का गैप करते हुए जो एन लेटर आएगा वो 4 कॉलम में रहेगा, तो 1, 2, 3, 4 यानी कि एन ऊपर हो जाएगा, और नीचे 1, 2, 3, 4 काउंट कर देंगे। फिर 1 कॉलम का गैप करते हुए ई लेटर के लिए 4 कॉलम मार्किंग करेंगे, ऊपर ई लेटर लिख देंगे, फिर 1 कॉलम का गैप करेंगे, और जो एम लेटर आएगा 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम में आएगा अच्छी तरीके से। तो एम के लिए 5 कॉलम मार्किंग करना है, बीच में 1 कॉलम का गैप करते हुए फिर 1 कॉलम का गैप करेंगे, और जो ए लेटर होता है वो भी 4 कॉलम में ही होता है, तो ए लेटर को भी अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो अक्षरों की ऊंचाई है 7 कॉलम में रहेगी, तो ऊपर से काउंट करेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद में 5, 6 और 7 कॉलम ऊपर काउंट करेंगे, नीचे 1 कॉलम ऐसे ही रहेगा शैडो का पार्ट दिखाने के लिए। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सी लेटर होता है वो कर्व में होता है, तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है दूसरे और तीसरे कॉलम के ठीक नीचे, दूसरे तीसरे कॉलम के बीच में, और 5वें 6वें कॉलम के राइट साइड में दूसरे तीसरे कॉलम के बीच में। अब करना क्या है, प्रकार लेनी है अच्छी तरीके से, और प्रकार में 1 कॉलम का गैप करना है, नीचे दूसरे और तीसरे कॉलम के नीचे रखते हुए 1 कॉलम का गैप करते हुए ऊपर की तरफ कर्व करनी है, यानी कि 1 कॉलम गैप करना है, अर्धवृत्त खींचना है। अब इसके बाद में क्या करना है, प्रकार की नोक को
यहाँ पर जो नीचे वाला पॉइंट है 5वें 6वें पॉइंट के राइट साइड में दूसरे तीसरे पॉइंट पर यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस करना है, यानी कि प्रकार में एक कॉलम का गैप करते हुए अर्धवृत्त खींच लेनी है और इसके बाद में प्रकार में 2 कॉलम का गैप लेना है। 2 कॉलम का प्रकार में गैप लेना है और प्रकार की नोक वहीं रहेगी और इसके बाद में एक और राउंड खींच देंगे और इसके बाद में प्रकार की नोक को ऊपर वाले पॉइंट पर रखना है और प्रकार में जो दूरी है 2 कॉलम की है, फिर से यहाँ पर ऊपर के साइड में अर्धवृत्त खींच देना है। यहाँ पर 4 कर्व अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं और डियर स्टूडेंट इसके बाद में यहाँ पर जो कर्व लाइन है दूसरे कॉलम तक नीचे अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है, एक कॉलम पड़ी रेखा में। और जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में तीसरा, चौथा और 5वां लाइन है वो सीधा दिखाई दे रहा है, एक कॉलम में राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी उसको सीधा डार्क कर देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर सी लेटर के बाद में जो आई लेटर रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम में है, तो एक कॉलम में ऊपर से लेकर के नीचे तक 7वें कॉलम तक अच्छे तरीके से डार्क कर देनी है। ध्यान रहे 7वें कॉलम तक डार्क करनी है, 8वें कॉलम तक लाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो एन लेटर है वो भी 4 कॉलम में है, तो इसके जो पहला कॉलम है लेफ्ट साइड में उसको नीचे 7वें कॉलम तक डार्क कर देनी है अच्छी तरीके से और जो चौथा कॉलम है उसके राइट साइड में 7वें कॉलम तक डार्क कर देनी है। अब इसके बाद में जो लेफ्ट साइड का पहले कॉलम का राइट साइड है वो पॉइंट और नीचे चौथे पॉइंट का राइट साइड उसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा जब यहाँ पर मिलाएंगे तो ऊपर से लाएंगे और नीचे की तरफ तीसरे कॉलम तक राइट साइड में रहने देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर जो राइट साइड का नीचे का पॉइंट है पहले कॉलम का लेफ्ट साइड का, यानी कि चौथे कॉलम का लेफ्ट साइड का ऊपर के कॉलम में मिलाएंगे पहले कॉलम के लेफ्ट साइड को। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसको जब मिलाना है तो नीचे से मिलाना है ऊपर की तरफ और इसको ले आएंगे पहले कॉलम के राइट साइड में जहाँ तक लाइनें तिरछी गई हैं, और इसके बाद में जहाँ तक लाइनें तिरछी गई हैं उसके नीचे 7वें कॉलम तक डार्क कर देनी है और ऊपर जो ऊपर का पहला कॉलम है वहाँ तक डार्क कर देनी है। एन लेटर बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में जो ई लेटर है इसके लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है खड़ी रेखा पहले इसको 7वें कॉलम तक डार्क कर देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट पहले से लेकर के चौथे कॉलम तक जो पड़ी रेखा है ऊपर के लाइन में छोड़ देंगे पहले, उसका रीजन क्या है अभी बाद में बताएंगे। और उसके नीचे का जो पार्ट है कॉलम है पहले कॉलम के नीचे वाला 3 कॉलम तक डार्क कर देनी है। चौथे कॉलम से स्टार्ट करेंगे दूसरे कॉलम तक और उसके बाद में उसके ठीक नीचे दूसरे कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे 2 कॉलम डार्क करेंगे, एक कॉलम छोड़ देंगे, नीचे फिर 2 कॉलम डार्क करेंगे और नीचे के पॉइंट में भी अंदर के साइड में 6वें कॉलम के नीचे वाला पॉइंट डार्क करेंगे। और जो बीच वाला रेखा रहती है डंडी रहती है वो अंदर के साइड में 2 कॉलम रहती है, यानी कि दूसरा और तीसरा उसको डार्क कर देनी है। और जो यहाँ पर खड़ी रेखा में है ऊपर की लाइन में उसको डार्क कर देनी है, पहला कॉलम 7वां कॉलम और जो बीच में चौथा कॉलम है उसको भी डार्क कर देनी है। नीचे और ऊपर के पार्ट में डार्क नहीं करना है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों नहीं किया जा रहा है। एम लेटर का जो लाइन है लेफ्ट साइड का पहले उसको अच्छे तरीके से पहले कॉलम के लेफ्ट साइड का डार्क कर देनी है अच्छी तरीके से और जो 5वें कॉलम का राइट साइड का पॉइंट है कॉलम है उसको भी अच्छे तरीके से डार्क कर देनी है 7वें कॉलम तक। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो तीसरा कॉलम है बीच में उसको नीचे के पार्ट में 7वें कॉलम पर 2 पॉइंट कर देंगे लेफ्ट और राइट में। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है और राइट साइड का पॉइंट है, लेफ्ट साइड का पॉइंट पहले कॉलम में मिलाएंगे डार्क करते हुए और राइट साइड का पॉइंट पहले कॉलम का उसको राइट साइड में मिलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे ऊपर से लाएंगे और सिर्फ यहाँ पर दूसरे तीसरे पॉइंट के बीच में लाएंगे, तीसरे कॉलम का आधा में मिला देंगे, बीच में नहीं करना है, दूसरे तीसरे कॉलम के आधे में। और नीचे से ले जाएंगे तो इसको ले जाएंगे एक कॉलम जहाँ बच रहा है मिल रहा है वहीं पर मिला देंगे। और राइट साइड में भी यही फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि 5वें कॉलम का लेफ्ट साइड मिलाएंगे यहाँ पर नीचे के तीसरे कॉलम का लेफ्ट साइड और 5वें कॉलम का राइट साइड मिलाएंगे नीचे तीसरे कॉलम का राइट साइड में। लेकिन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरीके से कहाँ पर पॉइंटें मिलाई जा रही हैं और नीचे जो यहाँ पर तिरछी लाइनें बनी हैं उनको भी डार्क कर लेनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो दूसरा और तीसरा कॉलम है उसको पहले हाफ कर लेनी है ऊपर से, और जो पहला कॉलम है उसके लेफ्ट साइड में नीचे वाले पॉइंट में लेफ्ट साइड में डार्क करनी है और चौथा जो पॉइंट है उसके राइट साइड में नीचे पॉइंट कर लेनी है। और जो दूसरे कॉलम का आधा कॉलम है ऊपर पॉइंट किया गया है उसको मिलानी है पहले कॉलम के नीचे 7वें कॉलम लेफ्ट साइड में, और जो तीसरे कॉलम का आधा पॉइंट है उसको मिलानी है राइट साइड में चौथे कॉलम के नीचे 7वें कॉलम तक। और इसके बाद में जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है ऊपर हाफ किया गया है उसको मिलानी है पहले कॉलम के राइट साइड में, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर नीचे से ले जानी है, फिर एक कॉलम बढ़ाएंगे, एक कॉलम गैप कर देंगे, फिर ऊपर बढ़ाएंगे
सेंटर पॉइंट में दूसरे तीसरे कॉलम के बीच में जो लाइन है, और सेम प्रोसेस राइट साइड में भी करेंगे। एक लाइन खींचेंगे, फिर एक कॉलम का गैप करेंगे, ऊपर बढ़ाएंगे जहाँ पर लाइनें मिल रही हैं। अब यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि त्रिभुजाकार आकृति बन गई है, छोटी सी डार्क कर देंगे। फिर एक कॉलम का नीचे गैप है, नीचे भी डार्क कर देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो ऊपर लाइनें हैं एकदम ऊपर की पड़ी रेखा, उसको डार्क करनी है। जैसे कि आई लेटर एक कॉलम में डार्क है, एन लेटर एक कॉलम में डार्क है, और चौथा जो कॉलम है वो भी डार्क है, और ई जो लेटर है एक से लेकर के चौथे कॉलम तक अच्छी तरीके से डार्क है। एम लेटर पहला कॉलम डार्क है और पांचवा कॉलम डार्क है। ए लेटर दूसरे का हाफ और तीसरे का हाफ डार्क है। तो यहाँ पर जो लाइनें हैं एकदम एक तरीके से एक सरीके में डार्क हैं, और नीचे भी सेम वही फॉर्मेशन रहेगा। ए लेटर का राइट साइड में देख रहे हैं एक कॉलम डार्क है, फिर लेफ्ट साइड में एक कॉलम डार्क है। एम लेटर का पांचवा कॉलम, बीच में तीसरा कॉलम और पहला कॉलम डार्क है, और ई लेटर 1 2 3 4 कॉलम डार्क है। तो डियर स्टूडेंट इससे यही फायदा होता है कि लाइनें एकदम सीधी दिखाई देती हैं। एक एक लाइन को अगर बनाने जाएंगे तो लाइनें खराब हो सकती हैं। अब इसके बाद में जो नीचे वाला पॉइंट है 8वां कॉलम, उसको पहले हाफ कर लेनी है, और इंच पटरी की मदद से बहुत ही हल्की पेंसिल की मदद से लाइनें खींच लेनी है, आधी कर लेनी है। क्योंकि यहाँ पर जो शैडो का पार्ट बनेगा वो भी अच्छी तरीके से ऑथेंटिक तरीके से एकदम बराबर बनेगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो सी लेटर के चौथे कॉलम के नीचे तीसरा कॉलम है, यहाँ पर बिकड़ खींचनी है लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन की तरफ। अब यहाँ पर बिकड़ जो खींचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आधे कॉलम तक खींचेंगे, और यहाँ पर जो एक कॉलम गैप है वहाँ पर भी बिकड़ खींचेंगे, लेकिन आधे कॉलम तक ही करना है। अब यहाँ पर आधे कॉलम से इसको डार्क कर लेनी है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और जो क्वालिटी है HD में कर सकते हैं या फिर 4K में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में अच्छे तरीके से दिखाई देगा। और ऊपर के पॉइंट पे जो तीसरा कॉलम है वहाँ से थोड़ा सा कर्व करते हुए राइट साइड में आधे कॉलम तक लानी है, कर्व कर देनी है, जो शैडो का पार्ट है वो बन जाएगा। और इसके बाद में जो नीचे का कर्व पॉइंट है चौथे कॉलम में, उसके राइट साइड जो गैप वाला पॉइंट है वहाँ पर बिकड़ खींचनी है, लेकिन आधे कॉलम तक ही बिकड़ खींचनी है। और यहाँ पर जो कर्व करेंगे नीचे जो हाफ लाइन है वहाँ तक कर्व करनी है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हाथ से अगर करने जाएंगे तो काफ़ी भद्दी दिखाई देती हैं। तो हर एक चीज़ का एक अथेंटिकेशन होता है, कोई भी ड्राइंग होती है उसको आप टेक्निकल ड्राइंग यानी कि प्राविधिक कला के अंतर्गत सही कर सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है टीचर्स के लिए। जितने भी जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि TGT PGT में आप अप्लाई करेंगे, इसके बाद में टेक्निकल ड्राइंग का पेपर देने के बाद जैसे ही आप पास होते हैं वैकेंसी निकलती है, आप उसमें अप्लाई करेंगे। तो टीचर जहाँ पर बोर्ड में बच्चों को पढ़ाएगा वहाँ पर तो कोई चीज़ें फ्री हैंड नहीं रहेंगी ना, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी ताकि आप बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकें। अब यहाँ पर जो पहले लाइन का कॉलम था उसके राइट साइड में आधे कॉलम को सीधा कर लेनी है, तीसरा चौथा और पांचवा, और यहाँ पर ऊपर के पॉइंट से दूसरे तीसरे कॉलम के बीच में थोड़ा सा कर्व करते हुए मिला देनी है, और उन सभी को अच्छी तरीके से डार्क करनी है। अंदर के पॉइंट में जहाँ पर आधे कॉलम में शैडो का पार्ट बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सी लेटर है छाया और प्रकाश में बहुत ही अच्छी तरीके से लगभग यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है। और छाया और प्रकाश डियर स्टूडेंट, इसको आप चाहें तो सभी का पहले यहाँ पर लाइनें खींचने के बाद में भी कर सकते हैं ताकि पेज गंदा ना हो। अब जैसे कि आई लेटर है, नीचे की एक कॉलम में बिकड़ खींचा जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर आधी लाइन है वहाँ तक खींचना है, ऊपर खींचने की ज़रूरत नहीं है, नीचे तक उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी ऊपर में और यहाँ पर राइट साइड में ऊपर से नीचे तक आधे कॉलम तक ही अच्छी तरीके से यहाँ पर लाइनें खींचनी है। यानी कि यहाँ पर जो शैडो का पार्ट होगा, मान लीजिए कि जो लाइट है वो लेफ्ट साइड से पड़ रहा है और ऊपर से, तो इसका जो शैडो का यानी कि परछाई का पार्ट बनेगा वो राइट साइड में और नीचे के साइड में ही बनेगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप अच्छी तरीके से 3D लेटर में लिख सकते हैं, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। अब इसके बाद में यहाँ पर एन जो लेटर है उसके नीचे के पार्ट में देखिएगा, जो 8वां कॉलम है पहले कॉलम के नीचे का, वहाँ पर बिकड़ खींचा जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आधे कॉलम तक। और यहाँ पर जो दूसरे कॉलम का नीचे का 8वां कॉलम है वहाँ पर भी बिकड़ खींचा जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आधे कॉलम तक, और ऊपर भी सेम वही फॉर्मेशन करना है। और इसके जो राइट साइड में है डियर स्टूडेंट, वहाँ पर भी आधे कॉलम में ही लाइनों को खींचना है। और लाइनें किस तरीके से खींचना है, जिस तरीके से लेटर का फॉर्मेशन है। यहाँ पर हम वीडियो को फास्ट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे ताकि आप 3 घंटे का जो पेपर है अच्छी तरीके से घर पे बैठ करके आप परीक्षा की तैयारी कर सकें और ऑथेंटिक तरीके से। हालांकि इसको हम पेंसिल से भी डायरेक्टली मिला सकते हैं, लाइनों को खींच सकते हैं, लेकिन होता क्या है, ये लाइफ में कहीं पर भी काम नहीं आने वाली है अगर आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा
पास करने के लिए कर रहे हैं। और अगर परीक्षा इस तरीके से करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पेंसिल की मदद से ही आप लाइनें खींच देंगे, तो यहाँ पर पहली बात तो वो समान रूप से दिखाई नहीं देगा, भद्दा दिखाई देगा, तो एग्जामिनर आपके नंबर कम कर सकता है। और अगर आप इस तरीके से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेक्शन बी में बड़े अक्षर लेखन का हम लोग यहाँ फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि रचना कर रहे हैं, इसमें मान के चलिएगा कि आधे घंटे का समय आप लोग रख लीजिएगा। बाकी के जो पेपर होते हैं, सेक्शन ए का जो होता है भाई ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें तो आपको बहुत से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे जो सेक्शन बी है उसका दूसरे का नंबर यानी कि बड़े अक्षर लेखन, इसमें मान के चलिएगा कि आधे घंटे समय आपको रख लेनी है। सेक्शन बी के लिए 40 या 45 मिनट, मान के चलिएगा कि 40 मिनट आपको रखने हैं सेक्शन बी के लिए, कि 40 मिनट में आप बड़े अक्षर लेखन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं व्यवस्थित तरीके से। और जो सेक्शन सी, डी और ई 16-16 नंबर के होते हैं, उसमें बहुत से ज़्यादा अगर आप समय लगाएंगे तो 15 मिनट लगता है, यानी कि 15 या 45, पौने घंटे में आप 3 प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पर जो बड़े अक्षर लेखन है इसको भी पौने घंटे का मान लीजिएगा, तो पौना घंटा, यानी कि आपका हो गया 1.5 घंटा कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन बी का बड़े अक्षर लेखन, और सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई का, यानी कि 1.5 घंटा इसमें आपका लग जाएगा। और 10 मिनट ऑब्जेक्टिव टाइप में लग जाएंगे, और 10 मिनट मान के चलिएगा जो तिरछे अक्षर लेखन होते हैं उसमें हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो पूरा टाइमिंग हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे 50 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मान के चलिएगा आपका 70 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटा 50 मिनट में 70 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और जो सेक्शन एफ बचेगा उसके लिए आपको मान के चलिएगा पूरा 1 घंटा टाइम बच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो सेक्शन एफ होता है स्मृति चित्रण या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, 1 घंटे के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर मेमोरी ड्राइंग सेक्शन एफ में बताया जाएगा उसके लिए मान के चलिएगा आधे घंटे में समझाया जाएगा, हालांकि कम टाइम में भी हो जाएगा, लेकिन उसको भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बताएंगे। और यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही धीरे धीरे और नॉर्मल तरीके से आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप नॉर्मल तरीके से भी प्रैक्टिस कर करके अपनी परीक्षा की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो शैडो का पार्ट बनाया जा रहा है, जैसा कि सी और आई लेटर को डार्क कर दिया गया है जो शैडो का पार्ट है, तो स्टार्टिंग में डार्क नहीं करना है क्योंकि हाथ ऊपर लग जाएगा तो पेज गंदा भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में करना क्या है, जैसे ही आपका लेटर कंप्लीट होता है तो उसके बाद में तुरंत जितने भी लेटर हैं सभी के शैडो पार्ट बना देने हैं। और शैडो पार्ट सभी के बन जाने के बाद एक साथ एक एक करके लेफ्ट टू राइट डार्क करना है, यानी कि जैसे कि लेफ्ट साइड में सी लेटर है वहाँ से डार्क करना है राइट की तरफ, ताकि जो हाथ है वो राइट की तरफ बढ़ता जाए और पेज पे हाथ दोबारा न लगने पाए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप कला का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो प्राविधिक कला का हो चाहे आलेखन कला, कोई भी कला हो, पेज को बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखना होता है। हालांकि सिर्फ कला के विद्यार्थियों के लिए सिर्फ नहीं है ये सजेशन, सभी विद्यार्थियों के लिए है कि पेज को किस तरीके से नॉर्मल तरीके से और साफ सुथरा रखा जाता है। और यहाँ पर डार्क कर रहे हैं 4B पेंसिल से। आप जब भी इसको डार्क करें तो 2B पेंसिल या फिर 4B पेंसिल से ही कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है कि हार्ड एकदम डार्क कर दें। और पेंसिल जो होना चाहिए डियर स्टूडेंट वो मीडियम ब्लैक होना चाहिए, 2B 4B या फिर एक 5 रुपये की पेंसिल आती है प्लेटिनम करके, अप्सरा की आती है प्लेटिनम, वो काफ़ी डार्क रहती है तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उसकी जो थिकनेस होती है बहुत अच्छी होती है, हालांकि वीडियो में दिखाया भी गया है मेमोरी ड्राइंग में, तो आप उसकी मदद से जो शैडो का पार्ट है उसको डार्क कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम ओवर डार्क नहीं करना है, क्योंकि जब आप पेज को फोल्ड करते हैं तो आसपास जो ग्रेफाइट है वो लग जाती है। और चारकोल का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा लेटर ड्राइंग के लिए। जो मेमोरी ड्राइंग रहेगा वहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन जो उसके लेफ्ट साइड में अगर कोई ड्राइंग है या फिर कोई लिखावट है, कुछ भी है, वो पेज को ख़राब कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो पेपर होने वाला है फरवरी और मार्च के महीने में, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो पेपर होता है उस टाइम पे होता क्या है कि ठंडक रहती है, और ठंडक में आप फिक्सेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिक्सेटिव का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसको सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, कम से कम 5-10 मिनट समय लगता है। और परीक्षा के समय इतना समय तो शायद न मिल पाए कि आप फिक्सेटिव का भी प्रयोग कर दें। तो ये भी समझना है कि फिक्सेटिव का प्रयोग अगर आप काफ़ी फास्ट हैं ड्राइंग को बनाने में तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिक्सेटिव का प्रयोग ना करें अगर आपके पास समय नहीं है। क्योंकि फिक्सेटिव का प्रयोग करने के बाद अगर आप उसमें डायरेक्टली
पेज को फोल्ड कर देते हैं तो आगे चल के आपकी ड्राइंग खराब हो सकती है। तो यहाँ पर सेक्शन बी का जो दूसरे का क नंबर है कंप्लीट हो चुका है और नीचे का जो शैडो पार्ट है आधी लाइन खींची गई थी, इंच पटरी की मदद से फिर से लगानी है और नीचे के साइड में डार्क कर देनी है ताकि जो लाइन रहे डियर स्टूडेंट नीचे का वो एक लाइन में है, यानी कि जो नीचे की पॉइंट है सभी के एकदम एक तरीके से दिखाई दे। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो पूरे शब्द की लंबाई है उसको भी अच्छी तरीके से पहले एरो बना देनी है नीचे के साइड में या फिर ऊपर के साइड में, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे एरो बना देनी है दोनों साइड में अच्छी तरीके से। और इसके बाद में इसके बीच की जो दूरी है वो लिख देनी है, जैसे कि 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर में पूरा शब्द लिखा गया है। इसकी जो लंबाई कह सकते हैं और जो इसकी ऊंचाई है ऊपर से लेकर के नीचे तक अच्छी तरीके से, जहाँ पर 7वां कॉलम था वहाँ पर एरो बना देनी है। और जो इसकी ऊंचाई है प्रश्न के अनुसार दिया गया था 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख देनी है। ये दूसरे का क नंबर प्रश्न अच्छी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे के ख नंबर प्रश्न की तरफ, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से लिख भी देना है कि खंड बा का प्रश्न संख्या दूसरे का क है वो उसके साइड में हो जाएगा। नीचे आपको अंडरलाइन भी कर देनी है, आप चाहे तो पेज के लेफ्ट साइड में लाइन भी खींच सकते हैं जैसे कि यहाँ पर क्लासिफाइड किया जाता है। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरे का ख नंबर, तो दूसरे का ख नंबर पहले डाल देनी है जो तिरछे अक्षर लेखन होते हैं उसके लिए। और यहाँ पर प्रश्न दिया है दूसरे का ख नंबर कह रहा है 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। बाकी हिंदी में जो बताया गया था लिखा गया था अथवा करके वो लिखा गया था। तो आज की क्लास में इंग्लिश लेटर जो है उसको तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले पेज के नीचे साइड में एक पड़ी रेखा अच्छी तरीके से खींच लेनी है इंच पटरी की मदद से। ध्यान रहे जो रेखा रहेगी अच्छी तरीके से सामने दिखाई दे, पेज में लगभग बराबर 180 डिग्री पे दिखाई दे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब इसके बाद में इसके लेफ्ट साइड में एक पॉइंट रख देनी है और इसी पॉइंट पर 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है। अगर जगह है तो आप चांदा की मदद से डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रकार की मदद से भी जो पॉइंट रखा गया है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक अर्धवृत्त खींच लेनी है कोई भी माप में। और इसके बाद में राइट साइड में जो पॉइंट कट रहा है पड़ी रेखा पर वहाँ पर प्रकार की नोक को रखनी है और आधे से अधिक की दूरी को लेकर के ऊपर एक चाप काटनी है। और इसके बाद में लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट कटा है पड़ी रेखा पर वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर चाप काट देनी है, प्रकार में दूरी वही रहेगी। और इसके बाद में जहाँ पर दोनों चाप आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वहाँ से लेकर के नीचे के साइड में अच्छे तरीके से रेखा खींच देनी है, हल्की रेखा, तो ये 90 डिग्री पर हो जाएगी। अब इसके बाद में करना क्या है, इंच पटरी से एक तिरछी रेखा खींच लेनी है लेफ्ट साइड में। और इसके बाद में प्रकार में कोई सी भी एक छोटी सी दूरी लेनी है, छोटी सी एक दूरी लेनी है और नीचे के पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर लगातार 7 चाप काटने हैं। डियर स्टूडेंट जो प्रकार में दूरी है हिलनी नहीं चाहिए, एक समान दूरी रहनी चाहिए। 7 चाप लगातार काट देने हैं और उनका नामांकन कर देना है नीचे से लेकर के ऊपर तक 7 पॉइंट। और जो यहाँ पर अक्षर का रेशियो रहता है लिखने के लिए कॉलम रहते हैं 2:3 रेशियो 2 के रहता है। अब यहाँ पर जो अक्षर की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर है, तो 10 मिलीमीटर पर ऊपर 0 पे नीचे 10 पे पॉइंट करते हुए ऊपर एक पॉइंट काट देनी है। और जो 7वां पॉइंट है उसको मिलाएंगे जो 10 मिलीमीटर पर पॉइंट काटा गया है खड़ी रेखा पर, वहाँ पर अच्छी तरीके से मिला देंगे। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट इस सेट स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे और लेफ्ट साइड में एक सेट स्क्वायर लगाएंगे टच करते हुए और नीचे लगातार 2 पॉइंट नीचे खिसका देंगे, यानी कि 7वें पे था उसके नीचे 6वां फिर 5वें पे लगेगा, 5वें पे 2 कॉलम हो जाएगा। और इसके बाद में और सरकारी है 3 कॉलम छोड़ते हुए, यानी कि 5वां है, चौथा, तीसरा और दूसरे पे लगाएंगे, यानी कि चौथा तीसरा छोड़ते हुए दूसरे पर लगाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर 2 कॉलम में हो जाएगा, नीचे 2 कॉलम में और बीच में 3 कॉलम हो जाएगा। अब करना क्या है, प्रकार में कोई सी भी एक दूरी लेनी है, प्रकार जितना बड़ा हो सके जितना लंबा हो सके आप दूरी ले सकते हैं। और जो लंबवत रेखा है नीचे पॉइंट पर रखते हुए एक चाप काट देनी है नीचे, और ऊपर किसी पॉइंट पर रखते हुए ऊपर एक चाप काट देनी है। और यहाँ पर राइट साइड में जो पॉइंट काटे गए हैं पड़ी रेखा पर और ऊपर दोनों को अच्छी तरीके से मिला देनी है, तो वो भी 90 डिग्री पर हो जाएगा। अब इसके बाद में लेफ्ट साइड में जो दूरी है खड़ी रेखा पर 10 मिलीमीटर की उसको प्रकार में लेनी है और यही दूरी राइट साइड में जो लंबवत रेखा है वहाँ पर ले जाकर एक चाप काट देनी है। और इसके बाद में ऊपर से नीचे की तरफ जो दूसरा पॉइंट है उसकी दूरी प्रकार में लेनी है
और फिर से राइट साइड में नीचे के पॉइंट पर रखते हुए एक चाप काट देनी है। फिर जो प्रकार है उसको उल्टा करेंगे, प्रकार की नोक को ऊपर रखते हुए नीचे एक चाप काट देंगे, तो नीचे भी जो गैप है 2 कॉलम का कह सकते हैं, 2 पॉइंट का हो जाएगा। और ऊपर का जो पॉइंट है सबसे ऊपर का लेफ्ट साइड का, उसको राइट साइड में मिला देंगे, और उसके नीचे का जो पॉइंट है लेफ्ट साइड का, उसको राइट साइड में उसके नीचे वाले पॉइंट पर मिला देंगे अच्छी तरीके से। और डैश डैश करके अगर मिलाएंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और नीचे के पॉइंट में एक पॉइंट बचा है, यानी कि जो बीच में लगभग 2:3 वाला जो कॉलम है वहाँ पर भी डैश डैश करते हुए नीचे अच्छी तरीके से बढ़ा देनी है। और जो नीचे का कॉलम है वो ऑलरेडी बन चुका है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो लिखना है हमें उसको पहले नॉर्मल तरीके से हल्की पेंसिल से लिख देनी है, जैसे कि ए बैड, नॉर्मल तरीके से लिखनी है, ए बैड वर्कमैन। और बीच में डियर स्टूडेंट गैप करते हुए लिखना है, ध्यानपूर्वक हल्के पेंसिल से लिखना है क्योंकि इसको इरेज कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए लिखा जा रहा है, जैसे कि ए बैड वर्कमैन क्वारल्स, और इसके बाद में फिर गैप देंगे थोड़ा सा, और विथ, उसके बाद में हिज, और हिज के बाद में टूल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कॉलम खींचा गया है वो छोटा पड़ गया है। अब इसको थोड़ा सा लंबा करना है, इसके लिए ऊपर यहाँ पर लिखा गया है हल्के पेंसिल से। तो नीचे की जो लाइनें हैं उस पर पटरी को अच्छे तरीके से लगाएंगे टच करते हुए, और राइट साइड में आगे बढ़ा देंगे, आगे तक खींच लेनी है। इंच पटरी अगर बड़ी है तो बड़ी इंच पटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, टच करते हुए लगानी है और राइट साइड में और आगे बढ़ा देनी है। यहाँ पर 4 लाइनें हैं, चारों लाइनें पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ानी है। और जो लंबवत रेखा है उसको आप इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ लाइनों का जो कॉलम है वो अच्छी तरीके से अच्छे माप में प्रेजेंट करने के लिए किया गया था राइट साइड में। तो यहाँ पर ऑलरेडी लाइनें लंबी हैं तो वहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि ए लेटर जो है कुछ दूरी कवर कर रहा है तो वहाँ पर पॉइंट कर देंगे ए लेटर के लिए। अब जो बैड लिखा है वो जितनी दूरी कवर कर रहा है अपने अनुमान से वहाँ पर पॉइंट कर देंगे। फिर वर्कमैन के लिए काफ़ी दूरी रहेगी, बड़ी दूरी रहेगी, क्वारस के लिए थोड़ी दूरी बड़ी रहेगी, विथ के लिए थोड़ी जो दूरी है छोटी है, मतलब अपने हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। और जो अक्षरों का झुकाव होता है वो होता है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री पर ऊपर मार्किंग कर लेनी है चांदा की मदद से अच्छी तरीके से। एक पॉइंट पर सिर्फ मार्किंग कर लेनी है, और जो पॉइंट है आप देख रहे हैं उसको मिला लेनी है नीचे का जो पॉइंट है। सिर्फ और सिर्फ नीचे जो कॉलम बनाए गए हैं वहाँ पर ही 75 डिग्री बना लेनी है, अच्छे तरीके से रेखा खींच लेनी है। अब प्रकार लेनी है और 75 डिग्री वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए राइट साइड में माप लेंगे और नीचे पॉइंट काट देंगे। फिर जहाँ पर पहली रेखा है उसकी दूरी दूसरे पॉइंट तक लेंगे और नीचे फिर से चाप काट देंगे। अब और आसान करने के लिए जो राइट साइड में पॉइंट काटे गए हैं उसकी दूरी ऊपर से लेंगे और नीचे जो पॉइंट काटा गया है उस पर नीचे पॉइंट काट देंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए वीडियो फास्ट नहीं किया गया है, काफ़ी स्लो वर्जन में आपको समझाया जा रहा है कि यहाँ पर जो पॉइंट है, जो रेखा बनेगी, जो लाइनें हमें खींचनी है, जो अक्षर का झुकाव होगा वो 75 डिग्री पर ही होगा। तो यहाँ पर बीच बीच में जितने भी शब्द हैं, लेटर नहीं कह सकते हैं, शब्दों के बीच में 75 डिग्री की रेखा खींच देनी है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर ऊपर नीचे पॉइंट मिल चुके हैं, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़ी रेखा के बगल में एक तिरछी रेखा थी जो कि 75 डिग्री पर थी और इसी के समानांतर यहाँ पर पॉइंट काटे गए हैं। तो ऊपर से लेकर के नीचे थोड़ी दूरी पर रहेगा, लंबवत के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट है दोनों को ऊपर और नीचे मिलाएंगे तो सभी पॉइंट यानी कि जो लाइनें रहेंगी, जो नीचे की कॉलम्स हैं उन पर 75 डिग्री पर अच्छे तरीके से हो जाएंगी जो नीचे का कॉलम है। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से 75 डिग्री का एंगल एक बार चांदा की मदद से करेंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पर ए लेटर को लिखेंगे तिरछे में, जैसा कि 75 डिग्री का एंगल बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पर जो पेंसिल है थोड़ा सा मोटा किया गया है। डियर स्टूडेंट अगर आपको इंग्लिश में लिखने आता है, जो इटैलिक लेटर होते हैं, अगर आपको उसमें लिखने आता है तो ठीक है, अदरवाइज जैसा आता है वैसा लिखिएगा। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी दिया गया है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से और नॉर्मल तरीके से यहाँ पर हम लिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो खड़ी रेखा है, खड़ी नहीं कह सकते हैं, तिरछी रेखा है, उस पर टच हो गई है डी लेटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गैप कम बचा है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। काफ़ी तो दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी दूरी रहनी चाहिए। अब जैसे कि ओ लेटर है, ओ को देख लीजिए किस तरीके से तिरछा दिखाई दे रहा है,
इटैलिक लेटर में, गॉथिक लेटर में और रोमन में सभी में हमें लिखने आता है। तो प्रैक्टिस है तो उस तरीके से लिख रहे हैं, हालांकि काफ़ी छोटे में लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो अक्षर हैं थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं, गलत नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा उसमें जो फॉर्मेशन है थोड़ा सा अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि वर्कमैन के बाद में थोड़ा सा गैप दिया गया है, अब उसके बाद में क्यू बनाएंगे तो यहाँ पर 75 डिग्री अक्षरों का झुकाव हो रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक लिखना रहता है। और एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हिंदी में बता दिए हैं, इंग्लिश में बता दीजिएगा। तो इंग्लिश में इसी तरीके से आपको लिखना रहता है, तिरछे अक्षरों में ही। और यहाँ पर जितने भी अक्षर आएंगे, जैसे कि ई लेटर, उसको भी तिरछे में किया गया है। और एल रहेगा, एल को भी देख लीजिए, जो 75 डिग्री है उसी के समानांतर दिखाई देना चाहिए। एस लेटर वो भी तिरछा ही रहेगा इस तरीके से। फिर डब्लू का फॉर्मेशन पहले ही है, वर्कमैन में लिखा गया है, तो यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। हालांकि जो पेंसिल है थोड़ी सी मोटी हो गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा धीरे लिख रहे हैं। आप वीडियो में देखकर भी 2 से ढाई घंटे के अंदर पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी अक्षर लिखे जा रहे हैं तिरछे में ही लिखे जा रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से तिरछे में लिखा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर लाइनें खींची गई हैं, जो एंगल बनाया गया है 75 डिग्री का, उसकी मदद से यहाँ पर जो लाइनें लिख रहे हैं साइड में देख भी रहे हैं कि उसी के लगभग समानांतर है कि नहीं। प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा घर पे, जब परीक्षा में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारे जो प्रोसेस हैं आपको पहले ही समझा दिया जा रहा है। और यहाँ पर टी है, अब देख लीजिएगा ओ को जो बनाया जा रहा है कितना तिरछा दिखाई दे रहा है, 75 डिग्री के आसपास तिरछा एकदम दिखाया जा रहा है। यल रहेगा, वो भी इटैलिक में, ये जो लेटर हैं इटैलिक में ही आते हैं। यल को देख लीजिए किस तरीके से कर्व करके लिखा जा रहा है। और एस लेटर, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर तिरछे अक्षर लेखन कंप्लीट हो चुके हैं। और जो बड़े अक्षर लेखन है वो दोनों 6-6 नंबर में पूछे जाते हैं। हालांकि जो सिनेमा शब्द लिखा गया है बड़े अक्षर लेखन, उसमें काफ़ी समय लगता है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो लिखा गया था ऊपर, ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, उसको अच्छे तरीके से इरेज कर देना है। सिर्फ और सिर्फ लेटर को व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट करने के लिए लिखा गया था। अब आप सामने देख सकते हैं कि पेज पर किस तरीके से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खंड आ और खंड बा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो डियर स्टूडेंट जो मार्कर का पेन हम लोग यूज किए थे, देख लीजिए नीचे किस तरीके से उसके धब्बे नीचे पड़ चुके हैं, यानी कि उसमें जो स्याही रहती है वो पेज को खराब कर सकती है। तो आपको करना क्या है, ना ही स्केच पेन यूज करना है ना ही मार्कर का पेन। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो सेक्शन सी है उसका प्रश्न अगले पेज पर अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि उसकी रचना करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है सेक्शन सी में, इसका जो पहला प्रश्न था पार्ट 1 में कंप्लीट किया गया है। इसमें अथवा करके जो 16 नंबर का प्रश्न रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न है, एक दीर्घ वृत्त के बराबर क्षेत्रफल में वृत्त खींचिए। तो डियर स्टूडेंट चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं, जो कि 16 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है। तो करना क्या है, यहाँ पर पेज लंबा है तो ऊपर लेफ्ट साइड में थोड़ी सी दूरी छोड़ करके लेफ्ट साइड में खंड लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर खंड सा है तो खंड सा अच्छी तरीके से लिख देनी है। पेन से लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, नीचे अंडरलाइन कर देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो प्रश्न संख्या है, खंड स में जो प्रश्न संख्या दिया गया है तीसरा है, तो प्रश्न संख्या तीसरा अच्छे तरीके से लिख देनी है। और इसके बाद में जो प्रश्न है, दीर्घ वृत्त के बराबर क्षेत्रफल में हमें एक वृत्त खींचनी है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक दीर्घ वृत्त ही बनानी पड़ेगी, जो कि उसमें समय लगता है, कम से कम 10 मिनट ऐसे ही लग जाएंगे दीर्घ वृत्त बनाने में ही। तो पहले एक पड़ी रेखा खींच लेनी है दीर्घ अक्ष के लिए, और जो दीर्घ अक्ष रहेगा 7 सेंटीमीटर का कर लेना है। आप कोई भी मार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का दीर्घ अक्ष कर ले रहे हैं। और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा 3.5 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर पॉइंट कर देनी है 3.5 सेंटीमीटर पर। अब इसके बाद में करना क्या है डियर स्टूडेंट, जो 3.5 सेंटीमीटर पर पॉइंट काटा गया है उस पर एक लंबवत रेखा खींचनी है। तो सेट स्क्वायर टच करते हुए लगानी है पहले पड़ी रेखा पर, और लेफ्ट साइड में एक सेट स्क्वायर लगाते हुए पहला सेट स्क्वायर नीचे सरका देंगे और दूसरा सेट स्क्वायर उसके ऊपर टच करते हुए जो पॉइंट है वहाँ पर लगाएंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक रेखा खींच देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो लघु अक्ष रहेगा वो दीर्घ अक्ष से छोटा ही रहेगा। तो दीर्घ अक्ष 7 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर हम लघु अक्ष 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो करना क्या है, प्रकार में 2 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, 4 का आधा। और यहाँ पर जो खड़ी रेखा और पड़ी रेखा आपस में मिल रहे हैं वहाँ पर प्रकार की नोक को रखेंगे और ऊपर एक पॉइंट काटेंगे और एक नीचे। तो यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर नीचे और ऊपर हो जाएगा, लघु अक्ष 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर सेंटर पॉइंट में प्रकार की नोक को रखते हुए लेफ्ट साइड पे दूरी लेंगे और राइट साइड पे चाप काट देनी है ताकि दूरी बराबर हो जाए, और नामांकन कर देंगे, जैसे कि लेफ्ट साइड में ए, राइट साइड में बी
और जो ऊपर का पॉइंट है लघु अक्ष का, ऊपर C और नीचे D पॉइंट नाम रख देनी है। अब इसके बाद में करना क्या है, जो दीर्घ अक्ष है उसकी नाभियां ज्ञात करनी है। तो सेंटर पॉइंट से और A या B की दूरी प्रकार में ले लेनी है और इसके बाद में C या D पर प्रकार की नोक को रखना है। तो ऊपर हम C पॉइंट पर प्रकार की नोक को रख रहे हैं और दीर्घ अक्ष पर दोनों साइड में चाप काट देनी है अच्छी तरीके से और दोनों चापों का नामांकन कर देना है। नामांकन डियर स्टूडेंट जब भी करते हैं नाभियों का तो N1 N2 या फिर हिंदी में N1 N2 नाम रखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा भी जाता है। अब इसके बाद में जो N1 पॉइंट है और केंद्र तक की दूरी, उसके बीच में कम से कम 3 या 4 पॉइंट पेंसिल की मदद से मार्किंग कर लेनी है और उनका नामांकन कर देना है, जैसे कि 1, 2 और 3। ये नाम अच्छी तरीके से आपको रख देनी है। अब करना क्या है डियर स्टूडेंट, दीर्घवृत्त बनाने के लिए चापों द्वारा जो दीर्घवृत्त बनाने की परंपरा है वही फॉलो करेंगे। तो A से 1 तक की दूरी लेंगे और N1 पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक पॉइंट ऊपर चाप काटेंगे डैश डैश करते हुए या फिर थोड़ा सा आप डार्क भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट को अच्छे तरीके से दिखाना भी है। और इसके बाद में यही दूरी रहेगी N2 पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर के साइड में चाप काटनी है थोड़ी सी लंबी और नीचे के पॉइंट पर भी चाप अच्छी तरीके से काटनी है। और इसके बाद में प्रकार में जो दूरी है A से लेकर के 2 पॉइंट तक यानी कि A2 दूरी प्रकार में लेनी है और प्रकार की नोक को N1 पॉइंट पर रखेंगे और फिर से ऊपर चाप काटनी है थोड़ी सी लंबी काटनी है और नीचे के पॉइंट में भी चाप काटनी है अच्छे तरीके से। और इसके बाद में प्रकार की नोक को N2 पॉइंट पर अच्छी तरीके से रखेंगे और इसके बाद में ऊपर चाप काटनी है और नीचे चाप काटनी है और इसके बाद में फिर से A से लेकर के 3 पॉइंट तक, इस बार A से लेकर के 3 पॉइंट तक की दूरी लेनी है प्रकार में और N1 पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर बड़ी सी चाप काटनी है और नीचे भी बड़ी सी चाप काटनी है। और इसके बाद में वही दूरी रहेगी N2 पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखेंगे, ऊपर चाप काटनी है बड़ी सी और नीचे एक चाप बड़ी सी काटनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट प्रकार की नोक को B पॉइंट पे रखना है, प्रकार की नोक को B पॉइंट पे रखना है और जो दूरी लेनी है वो B3 दूरी लेनी है प्रकार में। और इसके बाद में N2 पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। N2 पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखेंगे और एक चाप ऊपर काटेंगे लेफ्ट साइड में और एक चाप नीचे काटेंगे और प्रकार में दूरी वही रहेगी। प्रकार की नोक को N1 पॉइंट पर रखेंगे और राइट साइड में ऊपर एक चाप काटेंगे और नीचे एक चाप काटेंगे। आप देख सकते हैं कि जो चाप काटे जा रहे हैं एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अब प्रकार की नोक को B पॉइंट पर रखते हुए B2 दूरी लेंगे और प्रकार की नोक को N2 पॉइंट पर रखेंगे और ऊपर और नीचे चाप काटेंगे। फिर प्रकार में दूरी वही रहेगी, N1 पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखेंगे, राइट साइड में ऊपर नीचे चाप काटेंगे और इसके बाद में प्रकार की नोक को फिर B पॉइंट पर रखेंगे और जो दूरी लेंगे B1 दूरी प्रकार में ले लेनी है और प्रकार की नोक को N2 पॉइंट पर रखते हुए लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे चाप काट देनी है। फिर प्रकार में दूरी वही रहेगी। फिर प्रकार की नोक को N1 पॉइंट पर रखते हुए राइट साइड में ऊपर नीचे चाप काट देनी है। अब डियर स्टूडेंट जितने भी चाप हैं उनको आपस में डैश डैश करते हुए थोड़ा सा कर्व करते हुए मिलाएंगे और यहाँ पर तीनों चाप को मिलानी है A पॉइंट पर, फिर नीचे कर्व करनी है। कर्व करते हुए नीचे के जो लेफ्ट साइड में पॉइंट हैं तीनों चाप आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उन पे मिलाते हुए D पॉइंट तक ले जाएंगे। फिर D पॉइंट से कर्व करते हुए आगे ले जाएंगे राइट साइड में धीरे धीरे B पॉइंट पर और B पॉइंट से फिर डैश डैश करते हुए, ध्यान रहे डैश डैश करते हुए ले जाना है। काफ़ी प्रेशर से एक बार में कंप्लीट नहीं करना है और कंप्लीट हो जाने के बाद इसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है थोड़ी सी डार्क पेंसिल से। और डार्क जब भी करना है तो थोड़ा सा प्रेशर में कीजिएगा ताकि जो लाइनें हैं एक फ्लो में हो और दीर्घवृत्त कुछ इस तरीके से बनेगा। तो डियर स्टूडेंट ये जो तरीका है चापों के द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण हो चुका है। हालांकि ये प्रश्न भी पूछा जाता है किसी भी एक विधि द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण कीजिएगा, 16 नंबर के प्रश्न में ही आता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। पहले तो दीर्घवृत्त बना लेना है इस तरीके से। अब इसी दीर्घवृत्त के बराबर क्षेत्रफल में एक वृत्त बनाना है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट करना क्या है, दीर्घवृत्त का निर्माण हो जाने के बाद जितने भी चाप काटे गए थे सबको अच्छे तरीके से इरेज कर लेना है, अंदर के पॉइंट को भी इरेज कर लेना है और यहाँ पर जो केंद्र है उसका नाम भी रख दीजिएगा O पॉइंट, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब O पॉइंट पे जो पॉइंट है वहाँ से C तक की दूरी प्रकार में लेनी है और यहाँ पर राइट साइड में एक चाप काट देनी है। O पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए C पॉइंट की दूरी लेनी है और एक चाप काट देनी है राइट साइड में। अब यहाँ पर जो पॉइंट काटा गया है उसका भी आप नाम कुछ जरूर रख लीजिएगा D पॉइंट।
अब डी पॉइंट और ए पॉइंट को अर्धक करना है तो आधे से अधिक की दूरी लेनी है, एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप नीचे काटना है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट जहाँ पर ऊपर और नीचे ए पॉइंट पर भी प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर नीचे चाप काटा गया है, उसको अच्छे तरीके से लंबवत रेखा के आधार पर डैश डैश करते हुए नीचे पॉइंट लानी है, डैश डैश करते हुए। और यहाँ पर जो पॉइंट मिला है, पहले तो यहाँ पर राइट साइड में जो पॉइंट था डी, जो नामांकन है डी पॉइंट, और इसके बाद में जो अगला पॉइंट मिला है यहाँ पर ऊपर का जो पॉइंट रहेगा उसका भी नाम ई पॉइंट रख दे रहे हैं, और नीचे का पॉइंट एफ पॉइंट, और जो बीच में पॉइंट मिला है उसका नाम एल पॉइंट रख दे रहे हैं। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो एल पॉइंट है वहां पर प्रकार की नोक को रखनी है, जो एल पॉइंट है वहां पर प्रकार की नोक को रखनी है, और ए दूरी लेकर के प्रकार की नोक को एल पॉइंट पर रखते हुए ऊपर एक अर्धवृत्त खींचना है, अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए खींच लीजिएगा। यहाँ पर अर्धवृत्त खींचेंगे तो ए से लेकर के यहाँ पर जो डी पॉइंट है वहाँ पर अर्धवृत्त कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ओ से लेकर के सी रेखा पर लंब है, जो लघु अक्ष था ऊपर, उसको अच्छी तरीके से बढ़ा देनी है और उसका नाम रख देना है, जैसे कि जी पॉइंट। आप अच्छी तरीके से नामांकन कीजिएगा। और यहाँ पर जो लंबवत रेखा है ओ पॉइंट पर, जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर जी पॉइंट, और उसके लेफ्ट साइड में एच पॉइंट नाम रख देनी है। अब इसके बाद में ओ पॉइंट और जी पॉइंट उसकी दूरी प्रकार में ले लेनी है अच्छी तरीके से, और जो ओ पॉइंट है उसको केंद्र मानकर जी तक की दूरी लेनी है, और उसकी मदद से प्रकार की नोक को ओ पॉइंट पर रखते हुए एक वृत्त अच्छे तरीके से खींच लेनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वृत्त का निर्माण हो चुका है जो कि दीर्घ वृत्त के बराबर क्षेत्रफल में है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो प्रोसेस दिखाए गए हैं इसको सिर्फ और सिर्फ आप 1 से 2 बार देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से दीर्घ वृत्त के बराबर क्षेत्रफल में एक वृत्त का निर्माण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो पार्टीशन करना है थोड़ा सा साइड में जरूर पार्टीशन कर दीजिएगा, ताकि जो आपका क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके, जो भी टीचर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे। और ऊपर में अगर जगह है तो लिख सकते हैं यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था। हालांकि प्रश्न को लिखना नहीं रहता है, प्रश्न संख्या 3 है, आपने लिख देनी है, उसकी रचना नीचे लिख देनी है अच्छे तरीके से, वही हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, जो नीचे क्रियाकलाप किया गया है यानी कि रचना की गई है, एक दीर्घ वृत्त के बराबर वृत्त की रचना, ये लिख देनी है। अगर नहीं लिखेंगे तब भी आपका पूरा नंबर मिलेगा, 16 में से 16 नंबर अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। बस नामांकन होना चाहिए जो आपने नीचे रचना किया है, क्रियाकलाप किया है। अब यहाँ पर राइट साइड में जगह है, पार्टीशन किया गया है, इस तरीके से आप सामने देख सकते हैं कि खंड सा लेफ्ट साइड में कंप्लीट हो चुका है कुछ दूरी में। अब यहाँ पर राइट साइड में अगला जो खंड है, खंड स के बाद आता है खंड द, तो यहाँ पर पहले ऊपर अच्छी तरीके से खंड द लिख देनी है। और ध्यान रहे स्केच पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, पेंसिल से भी मत लिखिएगा। जो खंड द लिख रहे हैं उसको काले पेन से 2 बार रिपीट करके लिख दीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि डार्क हो जाए, हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ पर जो खंड द है इसमें जो चौथा प्रश्न है वो लिखेंगे, यानी कि प्रश्न संख्या जो है अगला वो है चौथा। ये प्रश्न क्या है पहले इसको पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट जो खंड द में प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न आते हैं 16-16 नंबर के, एक ही प्रश्न को सॉल्व करना रहता है अथवा करके। ऊपर का प्रश्न पहले पार्ट में कंप्लीट किया गया था, आज के पार्ट में अथवा वाला जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है एक बेलन जिसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है का अनुविच्छेद, मतलब इसका अनुविच्छेद तथा उत्सेद खींचिए जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल पर लंब है। तो चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट प्रश्न की रचना करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर नीचे पड़ी रेखाएं खींचनी रहती है, 2 लाइनें खींचनी रहती है, समानांतर, ऊर्ध्वाधर समतल और क्षैतिज समतल को अलग दिखाने के लिए। तो करना क्या है, ऊपर जो पेज का पॉइंट है वहाँ पर पटरी को रखनी है 0 सेंटीमीटर, और नीचे जैसा आपको उपयुक्त लगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर उपयुक्त लग रहा है, तो 10 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट काट दिया हूँ राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। अब दोनों पॉइंटों को अच्छी तरीके से पड़ी रेखा में डार्क कर लेनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो पड़ी रेखा रहेगी पेज के समानांतर रहेगी अच्छी तरीके से एकदम 180 डिग्री पर। और यहाँ पर करना क्या है, एक रेखा और खींचनी है नीचे के साइड में या फिर ऊपर साइड में 0.5 सेंटीमीटर पर पॉइंट करते हुए राइट साइड और लेफ्ट साइड में पॉइंट कर देनी है। और दोनों पॉइंटों को अच्छी तरीके से लाइनें खींच देनी है ताकि जो ऊपर वाली रेखा है उसी के समानांतर रेखा नीचे भी हो जाए।
अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट है वो है ऊर्ध्वाधर समतल, नीचे का पार्ट क्षैतिज समतल। इसको अच्छी तरीके से आपको समझाना काफ़ी ज़रूरी है। ऊपर का जो पार्ट है वो है ऊर्ध्वाधर समतल, उसको लिख दे रहे हैं पहले ही कि ऊपर का पार्ट ऊर्ध्वाधर समतल है, और जो नीचे का पार्ट है यानी कि जो नीचे का तल दिखाई दे रहा है उसको हम मान ले रहे हैं क्षैतिज समतल। मानना क्या है, हर बार नीचे का जो पार्ट रहता है वो क्षैतिज समतल ही रहता है। कई सारे स्टूडेंट इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन आपकी दूर कर दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्राइंग को दिखा रहे हैं। ड्राइंग आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्राकृतिक चित्रण है। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर पेड़ पौधे हैं और नीचे पानी है, पानी में उसकी परछाई दिखाई दे रही है। नीचे का तल क्या होता है, अभी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया था कि क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या होता है, तरल सतह, यानी कि जो पानी है नीचे क्षैतिज समतल है, जबकि ऊपर का जो पेड़ पौधा है वो ऊर्ध्वाधर समतल यानी कि खड़ा हुआ पार्ट है ऊपर रहेगा। तो क्षैतिज समतल नीचे रहेगा जहां अनुविच्छेद बनेगा, और ऊर्ध्वाधर समतल क्षैतिज समतल पर लंब रहता है यानी कि 90 डिग्री पर रहता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि नीचे का पार्ट जो है क्षैतिज समतल, ऊपर का पार्ट ऊर्ध्वाधर समतल, और ऊर्ध्वाधर समतल पर उच्छेद बनता है, क्षैतिज समतल पर अनुविच्छेद। अब ऊपर से देख रहे हैं तो जो बेलन है, एक तरीके से आप सामने देख रहे हैं, बेलन जो क्षैतिज समतल है उस पर लंबवत है, जो ऊर्ध्वाधर समतल है वो भी लंबवत है, और जो बेलन है वो खड़ा है यानी कि क्षैतिज समतल पर क्या है, लंबवत है। एकदम ऊपर से देखने पर एक वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है, और वृत्ताकार आकृति कहाँ दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है नीचे क्षैतिज समतल पर। तो ऊपर से देख रहे हैं जो अनुविच्छेद में बनेगा, नीचे एक वृत्त बनेगा। अब इसको अगर सामने से देखेंगे डियर स्टूडेंट, अगर इसको हम सामने से देखेंगे तो देख सकते हैं राइट साइड में एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है, और एक लेफ्ट साइड में सीधी रेखा, और ऊपर भी एक पड़ी रेखा दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर समतल पर उच्छेद बनेगा, और इसके नीचे साइड में डियर स्टूडेंट वृत्त दिखाई देगा अनुविच्छेद के पार्ट में। अब यहाँ पर जो दोनों रेखाएं हैं समानांतर, उनका नामांकन भी रख देना है, जैसे कि x और y, कोई भी नामांकन रख सकते हैं दूर का। अब ऊपर से देखने पर नीचे कुछ इस तरीके से वृत्ताकार आकृति दिखाई देगी क्षैतिज समतल पर। तो करना क्या है, नीचे वाली रेखा पर, y रेखा पर एक पॉइंट रख देनी है अच्छी तरीके से, और इसके बाद में सेंटर में रखिएगा, थोड़ा सा सेंटर में काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके बाद में एक सेट स्क्वायर लेनी है, जो x और y रेखा है किसी भी एक रेखा पर टच करते हुए लगानी है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में एक इंच बटरी लेनी है, इसके लेफ्ट साइड में टच करते हुए लगानी है, और जो सेट स्क्वायर है उसको सरकाते हुए नीचे लानी है, और एक दूसरा सेट स्क्वायर लेना है और इस सेट स्क्वायर के ऊपर टच करते हुए लगानी है, और जो पॉइंट काटा गया है y रेखा पर वहाँ पर अच्छी तरीके से लगाते हुए नीचे की तरफ थोड़ा सा मीडियम प्रेशर से डार्क करते हुए लाइन खींच देंगे, डैश डैश करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब इसके बाद में करना क्या है डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पर जो बेलनाकार आकृति हमारी जो बेलन है उसका जो व्यास है वो है 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार में 2 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेनी है, और वाई रेखा पर टच करते हुए जो नीचे की तरफ रेखा खींची गई है प्रकार की नोक को रखते हुए नीचे चाप काट देनी है। और जहाँ पर चाप काटा गया है ऊपर से देखने पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा नीचे। अब यहाँ पर जहाँ पर चाप काटा गया है प्रकार में दूरी वही रहेगी 2 सेंटीमीटर की। जहाँ पर चाप काटा गया है प्रकार की नोक को रखेंगे, और ऊपर की पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए, हालांकि दूरी वही रहेगी 2 सेंटीमीटर की है, एक वृत्त अच्छी तरीके से खींच लेनी है। ऊपर से देखने पर कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा। अब इसके बाद में करना क्या है, एक सेट स्क्वायर लेनी है, फिर से टच करते हुए यहाँ पर वाई रेखा पर लगा देंगे या फिर एक्स रेखा पर। अब इंच पटरी फिर से उसके लेफ्ट साइड में लगानी है, और सेट स्क्वायर को नीचे सरकानी है, जहाँ पर सेंटर पॉइंट है, केंद्र है, वहाँ पर लगाएंगे और अच्छी तरीके से एक रेखा खींच देंगे, पड़ी रेखा सेट स्क्वायर की मदद से। अब डियर स्टूडेंट इन सभी का नामांकन कर देना है। यहाँ पर 2 व्यास तैयार हो चुके हैं, जैसे कि ऊपर का जो पॉइंट है उसका नाम ए, हिंदी में भी आप रख सकते हैं, और राइट साइड में उसका नाम बी, नीचे के पॉइंट में सी, और लेफ्ट साइड में इसका नाम डी रख दे रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बेलन है, ऊपर वृत्त रहता है और नीचे भी एक वृत्त रहता है, तो उसके नीचे भी नामांकन रहेगा। तो जैसे कि ए पॉइंट के नीचे ई पॉइंट रख दे रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट में रहेगा, दिखाई नहीं देगा, और बी पॉइंट के नीचे एफ ब्रैकेट में, और सी पॉइंट के नीचे जी वो भी ब्रैकेट में, और जो डी पॉइंट है उसके नीचे एच पॉइंट वो भी ब्रैकेट में, क्योंकि ऊपर से देखने पर नीचे की तरफ दिखाई नहीं देगा। अब करना क्या है, अब सामने से देखना है इसको, यानी कि उच्छेद का पार्ट बनाना है ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल पर। तो उसके लिए करना क्या है, प्रक्षेप खींचना है सेट स्क्वायर को अच्छी तरीके से, फिर वाई रेखा पर लगाएंगे और एक इंच पटरी लेनी है या फिर सेट स्क्वायर,
उसमें टच करते हुए लगानी है और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको सरकाते हुए नीचे लाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर उसके ऊपर टच करते हुए लगाएंगे और लेफ्ट साइड में ले जाएंगे डी वाले पॉइंट पर और डैश डैश करते हुए, डियर स्टूडेंट, डैश डैश करते हुए ऊपर की तरफ प्रक्षेप खींचना है। और इसके बाद में सेट स्क्वायर को राइट साइड में सरकाएंगे, ए पॉइंट पर ले जाएंगे और ऊपर तक फिर से प्रक्षेप डैश डैश करते हुए खींच देनी है और राइट साइड में सरकाएंगे तो यहाँ पर बी पॉइंट आ जाएगा। बी पॉइंट पर लगाते हुए सेट स्क्वायर को ऊपर की तरफ फिर से प्रक्षेप खींच देनी है। अब इसके बाद में यहाँ पर तीनों पॉइंटों पर प्रक्षेप खींचा जा चुका है। ए और सी पॉइंट एक ही रेखा पर है तो यहाँ पर 3 ही पॉइंट दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो अक्ष की ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी ले लेनी है अच्छी तरीके से और जो प्रक्षेप खींचा है वहाँ पर चाप काटनी है। तो प्रक्षेप थोड़ा सा छोटा है क्योंकि सेट स्क्वायर हमारा काफ़ी छोटा है, तो करना क्या है, इंच पटरी की मदद से जो प्रक्षेप खींचा गया है उसको ऊपर तक कम से कम 8 सेंटीमीटर तक ऊपर आगे बढ़ा लेनी है। हालांकि 7 सेंटीमीटर की ही ज़रूरत है लेकिन ऊपर 8 सेंटीमीटर तक बढ़ा लेनी है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो लाइनें खींची गई थी, दोनों लाइनें एक्स वाई, बीच में 10 सेंटीमीटर का जो गैप दिया गया था ऊपर वाले पॉइंट से, ये सोच समझ कर ही लिया गया था। तो इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से परीक्षा में मैनेज करना रहेगा। अब करना क्या है, यहाँ पर जो 7 सेंटीमीटर की दूरी है प्रकार में ले लेनी है और यहाँ पर राइट साइड में बी पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया है एक्स वाली रेखा पर रखते हुए ऊपर चाप काट देनी है और लेफ्ट साइड में रखते हुए भी चाप काट देनी है। और दोनों चाप जहाँ पर ऊपर चाप काटे जा चुके हैं दोनों को अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है, मिला लेनी है। अब यहाँ पर नामांकन करना है और नामांकन करने से पहले यहाँ पर जितने भी थोड़ा सा आउटर लाइन दिखाई दे रही हैं उनको अच्छी तरीके से पहले इरेज कर लीजिएगा ताकि नामांकन स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसी पर नंबर मिलता है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो सी पॉइंट है सबसे आगे है, तो जो सी पॉइंट रहेगा सबसे आगे रहेगा और ऊपर पॉइंट है ए बी सी ऊपर चला जाएगा और उसके नीचे जो ई एफ जी है वो नीचे वाले पॉइंट में आ जाएगा। अब जैसे कि डी पॉइंट लेफ्ट साइड में है, ऊपर है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो डी पॉइंट सबसे ऊपर चला जाएगा, डी डैश हो जाएगा और एच पॉइंट उसके नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन अब नीचे है तो उसको भी डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे दिखाई देगा सामने से देखने पर। और जो सी पॉइंट है ऊपर है और आगे है तो वो भी दिखाई देगा, तो सी पॉइंट ऊपर चला जाएगा, सी डैश दिखाई देगा। और जो सी पॉइंट है डियर स्टूडेंट उसके नीचे जी पॉइंट है तो जी पॉइंट एकदम नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर जी पॉइंट हो जाएगा, वो भी स्पष्ट रूप से बाहर ही रहेगा। इसको आप लेफ्ट साइड में दर्शा दीजिएगा सीधी रेखा के। अब इसके बाद में सी पॉइंट के पीछे साइड में ए पॉइंट है, पीछे है, सामने से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, ऊपर से देख रहे थे तो दिखाई दे रहा था लेकिन जब सामने से देखेंगे तो ए पॉइंट पीछे हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, उसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। और ए पॉइंट के नीचे ई पॉइंट है तो ई पॉइंट नीचे चला जाएगा, हालांकि नीचे था नीचे ही रहेगा लेकिन वो ब्रैकेट में रहेगा, पीछे भी रहेगा और ब्रैकेट में ही रहेगा। तो जो ई पॉइंट है उसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ऊपर का ए पॉइंट है आप ब्रैकेट में नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा लेकिन ई पॉइंट को ब्रैकेट में ही करना है। अब बी पॉइंट ऊपर है तो ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर बी डैश हो जाएगा और बी पॉइंट के नीचे एफ पॉइंट है तो यहाँ पर नीचे एफ डैश हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से नामांकन हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर और भी नामांकन कर सकते थे लेकिन परीक्षा में जितना पूछा गया था उतना ही करना है। और जो अक्ष की ऊंचाई थी प्रश्न के अनुसार दिया गया था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पहले एरो बना लेना है अच्छी तरीके से लेफ्ट या राइट साइड में कहीं पर भी, और यहाँ पर अक्ष की जो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर अच्छी तरीके से दर्शा देना है कि अक्ष की ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो व्यास है बेलन का वो था 4 सेंटीमीटर, तो जो बेलन का व्यास है 4 सेंटीमीटर उसको भी एरो अंदर के साइड में बनाकर दिखा देना है। आप ऊपर के साइड में भी दिखा सकते हैं लेकिन वृत्त में दिखाएंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, 4 सेंटीमीटर। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर समतल पर आकृति बनी है वो है उत्सेद, जो कि बेलन दिखाई दे रहा है आयताकार में, और नीचे के पार्ट में क्षैतिज समतल पर अनुविक्षेप बना है जो कि वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है। तो ये हमारा हो जाएगा 16 नंबर का प्रश्न कंप्लीट अच्छी तरीके से। अब अगला जो प्रश्न रहेगा 16 नंबर का वो रहेगा खंड ई में। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर पहले पेज को व्यवस्थित भी करना है अच्छी तरीके से, जैसा कि व्यवस्थित कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खंड स और खंड द ऊपर के पॉइंट में यानी कि ऊपर के पेज में अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको और अगर व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर एक पड़ी रेखा नीचे खींचनी पड़ेगी, तो पार्टीशन जरूर कर लीजिएगा कि जैसे कि खंड स लेफ्ट साइड में है और जो खंड द है वो राइट साइड में। यहाँ पर इंच पटरी की मदद से पड़ी रेखा खींच देनी है,
पार्टीशन कर देना है। हालांकि आप ऊपर से मार्किंग भी कर सकते हैं, नाप कर कीजिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा। जैसे कि जो क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल के बीच के लिए एक्स वाई रेखा खींची गई थी माप करके, उस तरीके से आप करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर जो पड़ी रेखा खींची गई है उसके ऊपर खंड स और खंड द के बीच में जो खड़ी रेखा है उसको थोड़ा सा नीचे लेकर करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। क्लासिफाइड रहेगा तो एग्जामिनर भी आपको नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से देगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो नीचे जगह बचा हुआ है लगभग कम से कम 10 सेंटीमीटर का जगह बचा हुआ है, तो उसके लिए करना क्या है, खंड ई पहले सेंटर में लिख देना है। एक ही प्रश्न इसमें करेंगे क्योंकि आगे सिर्फ और सिर्फ खंड फ का ही बचा है, तो उसके लिए एक पेज में ही कवर करेंगे उसको व्यवस्थित तरीके से। तो करना क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर नीचे जगह बचा हुआ है लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास है, उसके सेंटर पॉइंट में पहले खंड को लिखना है। जैसे कि खंड ई है अगला खंड, तो यहाँ पर खंड ई अच्छी तरीके से काले पेन से थोड़ा सा डार्क में लिख देना है। रिपीट करके लिख सकते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा, नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे कि प्रश्न क्या दिया है। हालांकि प्रश्न पहले पार्ट में कंप्लीट कराया गया था एच लेटर को लेकर के, आज के पार्ट में हम के लेटर को कंप्लीट करेंगे, जो कि ए से लेकर के जेड लेटर तक सममिति चित्र का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराया जा रहा है। तो यहाँ पर एच लेटर का प्रश्न जो दिया गया था वो तो ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा चुका है। आज के प्रश्न में हम के लेटर का चित्र बनाएंगे। ऊंचाई लगभग वही रहेगी 7 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो के लेटर का फॉर्मेशन राइट साइड में दिखाया जा रहा है बनाकर तैयार हो चुका है 16 नंबर का। माफ़ी चाहूँगा, वीडियो रिकॉर्ड करते समय वीडियो जो था वो चल ही नहीं रहा था, मेमोरी फुल हो गया था तो पता नहीं चला था। इसके लिए अभी यहाँ पर फिर से के लेटर का सममिति चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो करना क्या है, एक पड़ी रेखा अच्छी तरीके से नीचे खींच लेनी है, ऊपर कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी रहनी चाहिए। अब यहाँ पर बीच में एक पॉइंट रखनी है और इसी पॉइंट पर चांदा का सेंटर पॉइंट रखना है अच्छी तरीके से, और इसके राइट साइड में 30 डिग्री पर और थोड़ा सा ऊपर 45 डिग्री पर और सबसे ऊपर 90 डिग्री पर पॉइंट काटनी है, और लेफ्ट साइड में 30 डिग्री पर। डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो 45 डिग्री पर रहेगा वो शुद्ध सेमी होता है। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट काटे जा चुके हैं जितने एंगल पर, जैसे कि ऊपर 90 डिग्री पर रेखा अच्छी तरीके से खींच लेनी है नीचे के पॉइंट पर, और लेफ्ट साइड में 30 डिग्री पर उसको भी अच्छी तरीके से मिला लेनी है सेंटर पॉइंट में। और जो ऊपर 45 डिग्री का है इसको बहुत ही हल्की पेंसिल के द्वारा कीजिएगा, डैश डैश करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और राइट साइड में एक पॉइंट और बचा है 30 डिग्री का, जो कि सममिति सेमी होता है, उसको भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा डार्क कर लेनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो अक्षर की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर और जो अक्षर की रचना होती है 7:4 होता है, तो 7 कॉलम करना है, तो प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। और जो नीचे पड़ी रेखा पर पॉइंट है प्रकार की नोक को रखते हुए लेफ्ट साइड में एक चाप काटेंगे और ऊपर जो लंबवत रेखा है और राइट साइड में 30 डिग्री वाले पर। अब इसके बाद में जो लंबवत रेखा है उस पर लगातार ऊपर 7 चाप और काटने हैं, प्रकार में दूरी वही रहेगी 1 सेंटीमीटर की। और डियर स्टूडेंट चाप को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख करके ही काटिएगा कि किस तरीके से चाप को काटा जा रहा है। ऊपर 8 चाप काटने हैं, एक चाप पहले से ही काटा जा चुका था। और जो राइट साइड में पॉइंट है 30 डिग्री वाली रेखा पर, वहां पर 4 चाप काटने हैं क्योंकि अक्षर की जो चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, सभी पॉइंटों पर लंबवत रेखाएं खींचनी है। तो उसके लिए करना क्या है, 1 इंच पट्टी लेनी है, टच करते हुए जो नीचे पड़ी रेखा है उस पर लगा देनी है टच करते हुए, और इंच पट्टी को दबा कर रखेंगे। और एक सेट स्क्वायर लेनी है, उसके ऊपर टच करते हुए रखेंगे, और लेफ्ट साइड में जो 30 डिग्री वाला एंगल है 1 सेंटीमीटर का चाप काटा गया है उसके ऊपर, वहां पर अच्छी तरीके से लंबवत रेखा खींच देंगे। और इसके बाद में जो राइट साइड में 30 डिग्री का एंगल है वहाँ पर 4 पॉइंट है, चारों पॉइंटों पर अच्छी तरीके से सेट स्क्वायर को लगाते हुए ऊपर की तरफ लाइनें खींच देंगे। थोड़ा सा डार्क करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, चारों पॉइंटों पर लाइनें अच्छी तरीके से खींच देंगे। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो एंगल है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 30-30 डिग्री का, उसको अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है। और इसके बाद में राइट साइड में जो 30 डिग्री की रेखा है एंगल है उसके समानांतर ऊपर लाइनें खींचनी है, जितने भी 7 पॉइंट है 8 पॉइंट ऊपर तक लाइन खींचनी है। तो करना क्या है, एक सेट स्क्वायर राइट साइड में 30 डिग्री वाली रेखा पर लगानी है और 1 इंच पट्टी टच करते हुए लेफ्ट साइड में लगानी है और सेट स्क्वायर को ऊपर सरकानी है, पहले पॉइंट पर ले आना है और वहाँ पर राइट साइड में रेखाएं खींच देनी है। फिर सेट स्क्वायर को ऊपर सरकाना है दूसरे पॉइंट पर, फिर रेखाएं खींचनी है, फिर तीसरे पॉइंट पर। ध्यान रहे जो इंच पट्टी है वो हिलनी नहीं चाहिए, उसको दबाकर अच्छी तरीके से प्रेस करके रखना है। और इसके बाद में जितने भी पॉइंट हैं रेखाएं खींचते हुए और जो सेट स्क्वायर है उसको इंच पटरी पर टच करते हुए ऊपर की तरफ सरकाते हुए ले जाएंगे और आगे की तरफ खींच देंगे। तो डियर स्टूडेंट ये प्रोसेस काफ़ी आसान और अच्छा रहता है, ऑथेंटिक तरीका भी है कि आप अच्छी तरीके से एकदम 90 डिग्री के हिसाब से जो
इंच पटरी है उसके हिसाब से खींच सकते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में खींचने की ज़रूरत नहीं है। जो के लेटर है उसका फॉर्मेशन जो रहेगा 7:4 का, उसको डिनोट कर देना है पहले। चौड़ाई के साइड में 1 से 4 तक और ऊपर से नीचे की तरफ 7 पॉइंट डिनोट कर देना है। जैसे कि ऊपर से 1 2 3 से लेकर के नीचे 7वें कॉलम तक ऊपर 1 कॉलम का गैप करना है। अब इसके बाद में जो के लेटर है डियर स्टूडेंट, पहले उसको बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन बी में पढ़ाया गया था के लेटर का फॉर्मेशन, उसका वीडियो आप अच्छी तरीके से देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन बी में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब यहाँ पर 7वें कॉलम तक लेफ्ट साइड में जो लंबवत रेखा है नीचे डार्क कर लेनी है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं जो चौथा कॉलम है वो मिल रहा है चौथे और 5वें कॉलम के नीचे वाला जो पॉइंट है वहाँ पर मिल रहा है। यानी कि जो ऊपर का चौथा कॉलम है उसके राइट साइड वाला जो पॉइंट है वो मिल रहा है चौथे और 5वें कॉलम के बीच में जो रेखा है। ठीक, चौथे और 5वें कॉलम के बीच में जो रेखा है राइट साइड में मिल रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, इसके लिए मैं इसको डिटेल्स क्लास में किया हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर चौथे कॉलम का राइट साइड वाला पॉइंट है ये नीचे मिल रहा है चौथे और 5वें कॉलम के नीचे वाले पॉइंट पे, लेकिन पूरा नीचे नहीं मिलाना है। यानी कि 5वें पॉइंट के ऊपर चौथे पॉइंट के नीचे जो लाइन बीच में है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है वो मिल रहा है इसके ठीक लेफ्ट साइड में। ठीक, यानी कि ऊपर का जो पॉइंट है ये मिल रहा है चौथे और 5वें कॉलम के लेफ्ट वाले पॉइंट में। यहाँ पर पहले राइट साइड में मिला था, अब यही पॉइंट लेफ्ट साइड में मिलेगा, एक ही लाइन पर रहेगा। तो ऊपर आप देख सकते हैं जो ऊपर का चौथा कॉलम है थोड़ा सा पतला हो जाएगा देखने में, तो उसको नीचे लाना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तीसरे कॉलम तक ही लाना है, आगे नहीं लाना है। और जो पहला कॉलम है लंबवत रेखा है पहले कॉलम की, उसको डार्क कर लेनी है जहाँ पर तिरछी रेखा आकर मिल जा रही है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो नीचे की डंडी होती है ये नीचे के चौथे कॉलम में होती है और ऊपर का जो पहला कॉलम होता है उसके राइट साइड में। ठीक, यानी कि राइट साइड का पॉइंट मिलेगा ऊपर के पहले कॉलम के राइट साइड में और लेफ्ट साइड का पॉइंट चौथे कॉलम का पहले कॉलम के लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो पहले राइट साइड का जो कॉलम है नीचे का चौथे कॉलम उसको मिलाएंगे, ऊपर ले आएंगे, लेकिन मिलाना कहाँ है, डंडी तक, जहाँ पर डंडी एक दूसरे में टच हो जा रही हैं। और लेफ्ट साइड का पॉइंट चौथा पॉइंट उसको मिलानी है ऊपर वाले पहले कॉलम के लेफ्ट साइड में, लेकिन उसको भी जहाँ पर डंडी आ रही है उसके कुछ पार्ट तक ही ले जाना है। और जो राइट साइड की ऊपर की डंडी थी उसको थोड़ा सा नीचे आगे बढ़ा देनी है। अब यहाँ पर पहले कॉलम का जो राइट साइड है नीचे के पॉइंट में उसको डार्क कर लेनी है जहाँ पर डंडी आके टच हो रही है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर के लेटर बन के तैयार हो चुका है, सममिति चित्र के रूप में बन रहा है। और यहाँ पर जो डंडी आप देख रहे हैं पतला है ऊपर वाला, तो पतला ही रहेगा क्योंकि सममिति चित्र बना रहे हैं। अब ऊपर के पॉइंट को डार्क कर लेनी है, पहला कॉलम और चौथा कॉलम ऊपर और नीचे दोनों साइड में अच्छे तरीके से डार्क कर लेनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो ऊपर की 8वीं लाइन खींची गई थी उसको आगे तक बढ़ा देनी है लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर जो राइट साइड का चौथा कॉलम है उसको मिलानी है 7वें पॉइंट को 8वें पॉइंट के लेफ्ट साइड में 8वें कॉलम में। ठीक, सेम प्रोसेस यहाँ पर जो पहले कॉलम में है वहाँ पर भी रहेगा, यानी कि जो 7वां पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड का जो पॉइंट रहेगा उसके 8वें कॉलम पर टच रहेगा। और यही प्रोसेस यहाँ पर भी हो जाएगा। और सबसे लेफ्ट साइड में एक रेखा तो ऑलरेडी तैयार है 7 कॉलम तक। अब यहाँ पर जो डंडी है डियर स्टूडेंट ये एकदम समानांतर रहेंगी, यानी कि जो सममिति चित्र होता है उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो समानांतर ही रहता है, जितनी भी रेखाएं हैं वो समानांतर ही रहेंगी, जो उसके बगल वाली रेखा रहेगी उसी के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है। और यहाँ पर जो नीचे का कॉलम है उसके अगले कॉलम के ऊपर वाले साइड में मिलेगा, तो इसको भी पहले तिरछा कर लेना है एक कॉलम में और उसको जो पॉइंट है उसी के समानांतर ऊपर तक खींचनी है। अब यहाँ पर के लेटर बनकर तैयार हो चुका है। अब अक्षर की जो काट रहती है लकड़ी की काट ही पूछा जाएगा, तो उसको डार्क कर लेनी है जो काट दिखाई दे रहा है, यानी कि पीछे का भी सतह दिखाई देगा सममिति चित्र के रूप में। जब इसको बनाएंगे तो अक्षर की जो काट रहेगी लेफ्ट साइड में और ऊपर के साइड में इसको डार्क अच्छे तरीके से कर देना है। डियर स्टूडेंट सेक्शन बी में जितने भी पार्ट पढ़ाए गए हैं ए से लेकर के जेड तक उसका परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है, तो उसकी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। ए से लेकर के जेड तक उसकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि सेक्शन बी में बड़े अक्षर लेखन, छाया और प्रकाश 6 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी समय लगता है, लेकिन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। और उसकी मदद से जो सेक्शन ई में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर के लेटर का सममिति चित्र बना रहे हैं, ये भी 16 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। तो वहाँ पर 6 नंबर और यहाँ पर 16 नंबर, यानी कि 22 नंबर आप बड़े अक्षर लेखन को सीख कर ही प्राविधिक कला में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डियर स्टूडेंट के लेटर का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। डार्क कर लेनी है 4B या 2B पेंसिल की मदद से,
यहाँ पर 2 के लेटर बनकर तैयार हो चुके हैं, 2 लेटर आपको नहीं बनाना है। जो राइट साइड में के लेटर बना है वो वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, पता नहीं था, दोबारा से मेहनत करनी पड़ी है। और ब्लेंडर जरूर लेकर जाइएगा, ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से आप जल्दी से ब्लेंड कर सकते हैं। और सेक्शन ई और सेक्शन एफ में काफ़ी काम आता है ब्लेंडर, तो ब्लेंडर ज़रूर लेके जाइएगा मेमोरी ड्राइंग बनाने के लिए और अक्षर की जो काट है उसको डार्क करने के लिए। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर 2 के लेटर बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन आपको एक ही के लेटर बनाना है। और इसमें जो 45 डिग्री पर रेखा होती है डियर स्टूडेंट, उसको कहते हैं शुद्ध सेमी, उसको अच्छी तरीके से लिख कर आइएगा। शुद्ध सेमी का मतलब होता है जो 90 डिग्री की रेखा रहती है उसका हाफ पॉइंट, और जो 30 डिग्री की रेखा रहती है वो होती है सममिति सेमी, जहाँ पर सममिति चित्र को अच्छे तरीके से बनाया जाता है। इसको लिख देनी है। और यहाँ पर जो अक्षर की ऊंचाई पूछी जाती है 7 सेंटीमीटर सभी की रहती है, जो अक्षर की ऊंचाई रहती है, तो 7 सेंटीमीटर एरो बनाकर अच्छे तरीके से पहले एरो जरूर बनाइएगा। और एरो के ऊपर या फिर बीच में जहाँ पर भी आपको सुटेबल लगे 7 सेंटीमीटर लिख देनी है। और जो अक्षर की चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर में, तो इसको भी एरो बनाकर ऊपर अच्छी तरीके से लिख देनी है 4 सेंटीमीटर। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी अक्षर पूछे जाते हैं लगभग 4 सेंटीमीटर में जो उसकी चौड़ाई होती है वही पूछे जाते हैं। यम लेटर जो रहेगा वही सिर्फ 5 कॉलम में रहेगा या फिर डब्ल्यू लेटर, बाकी जे लेटर भी पूछा गया है अभी तक, और आई लेटर तो अभी कभी नहीं पूछा गया है, एस लेटर तो पिछले साल पूछा गया था। तो परीक्षा की तैयारी ज़्यादातर 4 कॉलम वाले जितने भी अक्षर हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो अक्षर की काट है 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एरो बना दीजिएगा इस तरीके से और 1 वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। यहाँ पर खंड ई 16 नंबर का प्रश्न अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि कितना व्यवस्थित तरीके से ड्राइंग शीट पर एक ही पेज पर 16 नंबर के 3 प्रश्न अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो चुके हैं। तो परीक्षा में आप इस तरीके से कॉपी को साफ सुथरा रखेंगे और थोड़ा सा क्लासिफाइड कीजिएगा, क्लासिफाइड रहेगा तो नंबर अच्छी तरीके से मिलेगा। अब अगले पेज पर बनाएंगे जो खंड फा का प्रश्न रहेगा, तो यहाँ पर एक ही पेज पर खंड फा को करेंगे जो कि 30 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले पेज को हाफ कर लेना है, जो भी आपका पेज रहेगा, ठीक है। हालांकि ये 40 सेंटीमीटर है तो इसका 20 सेंटीमीटर पर ऊपर और नीचे मार्किंग कर दे रहे हैं। इसको पहले पार्टीशन जरूर कर लीजिएगा खंडफा के लिए, स्मृति चित्र के रूप में जो प्रश्न पत्र आएगा उसके लिए पार्टीशन कर रहे हैं। आप कोई भी पार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हल्की सी रेखा खींच लेनी है, यहाँ पर प्रतीत शायद आपको हो रहा होगा, थोड़ा सा डार्क किया हूँ, आपको हल्का डार्क करना है। अब यहाँ पर खड़ी रेखा में भी हाफ करनी है, हाफ रेखा हो रही है 14 सेंटीमीटर पर, लेकिन नीचे 2 सेंटीमीटर और नीचे कर रहे हैं ताकि ऊपर खंडफा लिख सकें। अब यहाँ पर जो नीचे 16 सेंटीमीटर पर पॉइंट काटा गया है सेंटर में, अब इसके लेफ्ट साइड में भी 16 सेंटीमीटर पर चाप काट देनी है और राइट साइड में भी 16 सेंटीमीटर पर चाप काट देनी है अच्छी तरीके से, ताकि यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट निकाला जा सके। थोड़ा सा और नज़दीक करना है ताकि इंच पटरी अच्छी तरीके से पहुँच जाए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 16 सेंटीमीटर पर 3 चाप काटे जा चुके हैं और उनको अच्छी तरीके से पड़ी रेखा पे मिलाया गया है। अब यहाँ पर चित्र का जो माप पूछा जाता है वो 20 सेंटीमीटर में पूछा जाता है। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र का माप लगभग 20 सेंटीमीटर हो। नीचे यहाँ कई सारे चित्र दिए गए हैं बनाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, क्लास 1 में जो गुलदस्ता था उसका चित्र बनाया गया था। आज की क्लास में हम प्लेट में सेब और चाकू का चित्र बनाएंगे। हालांकि इसका एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, लेकिन आज की क्लास में बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे। तो चलिए प्लेट में रखा सेब और चाकू का चित्र 20 सेंटीमीटर में बनाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर पार्टीशन हो चुका है तो सेंटर पॉइंट में हम रखेंगे 10 सेंटीमीटर को, और यहाँ पर राइट साइड में 20 सेंटीमीटर पर चाप काटेंगे और लेफ्ट साइड में 0 सेंटीमीटर पर, जो कि चित्र का माप अच्छी तरीके से इसके अंदर रहेगा। अब डियर स्टूडेंट, ऊपर तो खंडफा लिख देना है। अब इसके बाद में करना क्या है, राइट साइड में जो 20 सेंटीमीटर पे पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में 18 सेंटीमीटर पर चाप काटेंगे। जो चित्र का माप रहेगा डियर स्टूडेंट पूरा 20 सेंटीमीटर में नहीं बनाना है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्लेट बनाएंगे। प्लेट अंडाकार आकृति दिखाई देगा, तो यहाँ पर जो प्लेट का फॉर्मेशन रहेगा 2-4 व्यू रहेगा, यानी कि 18 सेंटीमीटर अगर इसकी लंबाई रहेगी तो देखने के पर्सपेक्टिव से इसकी जो चौड़ाई रहेगी प्लेट की वो 9 सेंटीमीटर रहेगी। तो करना क्या है, 4.5 सेंटीमीटर को सेंटर में रखते हुए ऊपर 0 सेंटीमीटर और नीचे 9 सेंटीमीटर पर चाप काट देनी है, यानी कि पॉइंट काट देनी है पेंसिल की मदद से।
अब यहाँ पर ऊपर, नीचे और लेफ्ट साइड 4 पॉइंट प्राप्त हो चुके हैं। चारों पॉइंटों को अच्छी तरीके से कर्व करते हुए अंडाकार आकृति में डैश डैश करते हुए मिलाएंगे। डियर स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपने अगर देखा ही होगा कि प्लेट अगर सामने रखी हुई है तो लगभग हम लोग सामने से ही देखते हैं प्लेट को, ऊपर से तो देखते नहीं है। तो सामने से देखते हैं तो अंडाकार आकृति दिखाई देती है। तो अंडाकार आकृति बनाने के लिए लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष होना ही चाहिए। तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर का दीर्घ अक्ष बनकर तैयार है, अंडाकार आकृति बनी हुई है। हालांकि उतना डिटेल्स में नहीं करेंगे, और जहाँ पर लाइनें थोड़ी बहुत डिसबैलेंस हो जाए तो उनको अच्छे तरीके से इरेज करके आप सही कर लीजिएगा, लेकिन अंडाकार आकृति बनाना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पर डॉट डॉट लाइनों को डार्क कर लेनी है। स्टार्टिंग में डार्क नहीं करनी है, डैश डैश करके ही करना है। तो इसको जूम कर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 18 सेंटीमीटर के दीर्घ अक्ष में एक अंडाकार आकृति बनकर तैयार हो चुकी है। और ध्यान रहे, जब भी आप लाइन को बनाएं ज़रूरी नहीं है कि इसको डार्क ही कर लें इसी वक्त, डैश डैश रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो लघु अक्ष है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा लाइन खींच देनी है नीचे की तरफ अच्छी तरीके से। और जो लघु अक्ष रहेगा उसके अंदर जो पेंदी का पार्ट होता है वो भी अंडाकार आकृति में दिखाई देगा। तो सेंटर पॉइंट से नीचे लगभग 2 या 2.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट रख देनी है। जो तली का पार्ट रहेगा उसके बीच में जो तली रहती है उसका केंद्र पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पर एक पड़ी रेखा खींचनी है, सेंटर पॉइंट खींचना है, क्योंकि जो अंदर का तली का पार्ट रहेगा वो भी दीर्घवृत्त में ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की जो लाइनें हैं खींची गई है सेंटर पॉइंट से, उसके साइड में जो पॉइंट करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका जो दीर्घ अक्ष रहेगा वो लगभग 12 सेंटीमीटर कर देनी है। तो यहाँ पर सेंटर में 6 सेंटीमीटर को रखेंगे और राइट साइड में 12 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट काटनी है और लेफ्ट साइड में 0 सेंटीमीटर पर। अब यहाँ पर जो प्लेट बनाया गया है 2-4 व्यू में बनाया जा रहा है। तो सेंटर पॉइंट में क्या करना है, 3 सेंटीमीटर को रखना है, यानी कि ऊपर 3 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर पर चाप काटेंगे, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नीचे 6 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर दीर्घ अक्ष 12 है, लघु अक्ष इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 4 पॉइंट यहाँ पर भी प्राप्त हैं। सभी को बड़े वाले दीर्घ अक्ष की तरह डैश डैश करते हुए यहाँ पर दीर्घवृत्त फिर से बनाना है इसी प्लेट पर। हालांकि नीचे का जो दीर्घ अक्ष रहेगा दिखाई दे रहा है, लघु अक्ष कह सकते हैं, वो बाहर आ जाएगा इस बड़े वाले दीर्घवृत्त के। तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर के पॉइंट में ही जो अंदर का दीर्घवृत्त बनाया गया है छोटा वाला, वहाँ पर ही डार्क करनी है। और जो लाइनें हैं इसको आप अच्छी तरीके से डार्क मत कीजिएगा, काफ़ी डार्क करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपकी जो चित्र है वो कंप्लीट ना हो। अब यहाँ पर जो बारी का पार्ट है डियर स्टूडेंट, वो बनाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप बारी का पार्ट नहीं बनाते हैं तो रियलिस्टिक लुक में दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से बारी का पार्ट बनाइएगा, और बारी का पार्ट जब भी बनाए थोड़ा सा फ्लो में बनाइएगा, थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, यानी कि जो लाइन खींची गई है उसी के समानांतर लाइनें जानी चाहिए। दीर्घवृत्त जो बड़ा वाला बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ आगे के पार्ट में ही बारी का पार्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर बारी का पार्ट हो जाएगा, और इसको भी डैश डैश करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपका जो प्रैक्टिस है अगर फास्ट में है, थोड़ा फ्लो में, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट देती है। डैश डैश करने से क्या होता है, लाइनें जो होती हैं एकदम फ्लो में नहीं हो पाती हैं। अब ऊपर के पार्ट में हल्का सा डार्क करेंगे, वीडियो में मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिखा रहा हूँ, उतना डार्क नहीं करना है। अब प्रकार में अपनी मर्जी से एक वृत्त बना लेनी है, लगभग जो दीर्घ वृत्त है उसके अंदर आ जाए। प्रकार में दूरी आप 5 से 6 सेंटीमीटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 12 सेंटीमीटर का अगर रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के लगभग ऊपर जितना पार्ट में नीचे वृत्त बन जाए अच्छे तरीके से, यानी कि टच ना हो नीचे के पार्ट में, जो अंदर का दीर्घ वृत्त है छोटा वाला उसके अंदर ही पार्ट में रहे, आधे से थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पर साइड का जो वृत्त था उसको इरेज कर देना है, और यहाँ पर जो वृत्त बनाया गया है ऊपर के पार्ट से थोड़ा सा नीचे 2-3 सेंटीमीटर नीचे हल्का सा कर्व कर देना है, कुछ इस तरीके से। 1.5-2 सेंटीमीटर रहेगा तब भी काफ़ी बेहतर रहेगा, और ऊपर के पार्ट में थोड़ा सा कर्व कर देना है। देख लीजिए, सर्किल के माध्यम से शेप को बनाना बहुत ही आसान रहता है। तो ये फॉर्मेशन आप सीख लीजिएगा, परीक्षा में जब भी आप जाएंगे इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप प्लेट में रखे हुए सेब का चित्र बना सकते हैं। सेब का या फिर जो भी वृत्ताकार लगभग फल या सब्जियां होती हैं उनको आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अब देख लीजिए किस तरीके से कट किया गया है, थोड़ा सा राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कट किया गया है। थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा कर्व नहीं करना है, कर्व करते हुए थोड़ा सा स्ट्रेट में कर्व करते हुए काटा गया है। अब यहाँ पर जो वृत्त
था उसको इरेज कर देना है और अंदर के पार्ट को थोड़ा सा टेढ़ा या फिर कर्व करते हुए बनाना है। सेब की जो आकृति होती है एकदम सीधा नहीं करना है, ना ही एकदम राउंड करना है, पूरा गोल भी नहीं रहता है और पूरा सीधा भी नहीं रहता है। और नीचे के पार्ट में थोड़ा सा अप डाउन करते हुए इसको थोड़ा सा हल्का डार्क करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो तने का पार्ट होता है उसको भी बनाना काफ़ी ज़रूरी है, तो तने के पार्ट को भी कर्व करते हुए बना लेनी है। एकदम स्ट्रेट नहीं करना है, सीधा नहीं करना है, ताकि रियलिस्टिक लुक लगे। अब यहाँ पर जितने भी अंदर के पार्ट हैं डियर स्टूडेंट, जो आउटलाइन दिखाई दे रही हैं जैसे कि सेब के अंदर, उसको इरेज कर लेना है, क्योंकि सेब प्लेट में रखा हुआ है तो अंदर के पार्ट दिखाई नहीं देंगे जो सेब के पार्ट बनाए गए थे। अब चाकू का पार्ट बनाने के लिए तिरछी लाइन में पहले कम से कम तिरछा कर लीजिएगा, जितना दिखाई दे रहा है वीडियो में उतना तिरछा करते हुए, और कम से कम 2 सेंटीमीटर 2 या 3 सेंटीमीटर भी कर लीजिएगा। समानांतर रेखा खींच लेनी है तिरछे में इस तरीके से। और नीचे जो हैंडल का पार्ट होता है जहाँ पर हाथ से पकड़ते हैं उसको थोड़ा सा कर्व कर लीजिएगा सी के आकार का लगभग, और ऊपर अप डाउन करते हुए 2-3 राउंड नीचे कर्व कर लेनी है। और नीचे का पॉइंट थोड़ा सीधा रहेगा, ऊपर ही सिर्फ अप डाउन करना है थोड़ा सा कर्व में। और नीचे के पार्ट में थोड़ा सा डार्क कर लेनी है। और आगे के पार्ट में जो आगे तक जाएगा नोक का पार्ट रहेगा उसको लेफ्ट साइड के अंदर में कर्व कर देंगे थोड़ा सा तिरछा, तो जो चक्कू का पार्ट होता है कर्व करते हुए इस तरीके से बन जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। वीडियो को बहुत स्लो इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग एक ही बार में देख करके वीडियो को अच्छी तरीके से समझ जाएं, और अच्छी तरीके से कहीं पर भी इस तरीके के जब प्रश्न आए तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर जो चक्कू का पार्ट है उसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है। और जितनी भी लाइनें यहाँ पर थोड़ी सी डिसबैलेंस दिखाई दे रही हैं, यानी कि कहीं पर सीधा हो गया है, कहीं पे एक बैग तिरछा हो गया है, तो उनको थोड़ा सा डार्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर डार्क नहीं करेंगे तो लाइनें प्रतीत नहीं होंगी। तो यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है उसको थोड़ा सा फ्लो में खींचना है और उसको डार्क कर देनी है। और चक्कू के अंदर के पार्ट में भी देख लीजिए दिखाई दे रहा था प्लेट का पार्ट, तो उसको इरेज कर देना है। सेब का पार्ट भी दिखाई दे रहा था, दिखाई नहीं देगा क्योंकि चक्कू जो है ऊपर आ गया है, आगे दिखाई दे रहा है, और सेब उसके पीछे हो गया है। और सेब के पीछे प्लेट का पार्ट है कुछ, उसको भी इरेज कर देना है। और जितनी भी लाइनें हैं उनको फिर से अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। आप चाहें तो पूरे जो आकृति यहाँ पर बनाई जा चुकी है सभी को इरेज करके एक बार कम से कम 80% इरेज करने के बाद उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। और जितनी भी एक्स्ट्रा लाइनें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ऊपर नीचे अंदर के साइड में, जहाँ पर भी एक्स्ट्रा लाइनें दिखाई दे रही हैं, जो सीधी लाइनें दिखाई दे रही थी स्टार्टिंग में, जो इसके भरोसे यहाँ पर चित्र को कंप्लीट किया जा रहा है पेज में एकदम ऑथेंटिक तरीके से, वो भी एकदम सेंटर में, ताकि जो चित्र हमारा है एग्जामिनर जब भी देखे एकदम सेंटर में दिखाई दे और नंबर भी अच्छी तरीके से दे सकता है अगर आपकी जो कॉपी है व्यवस्थित तरीके से ढंग से पेज में बैठी हुई रहती है। यानी कि बैलेंस भी करना रहता है। चित्र का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप अगर पूछा गया है 20 सेंटीमीटर का बनाना है तो पेज में कहीं पर भी बना दें, उसका एक व्यवस्थित रूप भी होता है। इसके बाद आप अगर ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो बैलेंस यानी कि संतुलन का चैप्टर है वो पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से आप चित्र को पेज पर अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट करके भी चित्र में सुंदरता ला सकते हैं। अगर चित्र कितना भी सुंदर हो और पेज में कहीं इधर उधर बना देंगे तो उतना अच्छी तरीके से प्रभाव नहीं दे पाएगा जितना कि सेंटर में रहेगा। तो लाइनों को फिर से डार्क कर लेनी है, जहाँ पर लाइनें आपको लग रहा है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हैं तो इरेज करके फिर से रिपीट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर जैसे कि प्लेट के अंदर के पार्ट में लाइनें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो उनको अच्छी तरीके से इरेज कर लिया गया है। अब इसको अच्छी तरीके से रिपीट कर लिया गया है। अब यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं ऊपर नीचे इरेज करने के बाद नीचे का जो पार्ट रहेगा डियर स्टूडेंट, जो प्रतिछाया यानी कि परछाई रहेगा उसको पहले बना लेनी है। थोड़ा सा जूम करके नीचे दिखाया जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और जो प्रकाश का पार्ट है लेफ्ट साइड से पड़ रहा है, राइट साइड में उसकी परछाई बनेगी यानी कि प्रतिछाया कास्ट शेडो जो होता है। और यहाँ पर चाकू का भी परछाई नीचे पड़ेगा तो थोड़ा सा चाकू को अगर बना देंगे उसका जो बाहर का पार्ट निकला हुआ है उतना दिखा देंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और डियर स्टूडेंट जब भी आप चित्र को बनाएं जितना पूछा जाए उतना ही करना है। अब यहाँ पर 2B का पेंसिल लेना है, लेफ्ट साइड में प्रकाश है तो यहाँ पर हल्का करना है, लेकिन उसके ठीक नीचे साइड जैसे कि जहाँ से तने का पार्ट निकला है वहाँ पे डेप्थ है तो उसके लेफ्ट साइड में ही डार्क रहेगा। अब यहाँ पर जो सेब का टेक्सचर होता है थोड़ा सा कर्व करते हुए
2B पेंसिल स्टार्टिंग में लीजिएगा और हल्का हल्का कर्व कीजिएगा, जैसा कि सेब की आकृति है। आपने अगर लाइव क्लास में देखा होगा कि कॉन्ट्यूरिंग टेक्निक के माध्यम से जो आँख का पौधा था सिर्फ और सिर्फ लाइनों के द्वारा ही कंप्लीट किया गया था, वो भी अच्छी तरीके से एकदम रियलिस्टिक लग रहा था। हालांकि रियलिस्टिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो लाइट डार्क और शैडो का पार्ट है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्यूरिंग टेक्निक के माध्यम से ही कंप्लीट किया गया था। अब यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट रहेगा बीच में सेब के, ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, क्योंकि आगे का पार्ट रहेगा जो कि सेब जो है हमारा वो कर्व ही रहता है, तो आगे का पार्ट थोड़ा सा हाईलाइट दिखाई देगा, लाइट में रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में लाइट पड़ रहा है, लेकिन आगे का पार्ट नज़दीक हो जाएगा कर्व होने की वजह से। तो यहाँ पर आगे के पार्ट में बीच में वैसे ही छोड़ देना है हल्का सा। अब यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से आकृतियाँ कर्व होते हुए जाएंगी। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा कि सेब का टेक्सचर होता है रफली थोड़ा होता है ना, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, तो इसके लिए टेक्सचर इस तरीके से ही करना काफ़ी ज़रूरी है। थोड़ा सा कर्व करते हुए जिस शेप में हमारा सेब है उसी शेप में करना है। और जो प्रकाश पड़ रहा है लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पर जो प्लेट का पार्ट है अंदर के पार्ट में लेफ्ट साइड में ही डार्क हो जाएगा, अंदर के साइड में क्योंकि है ना, तो यहाँ पर प्लेट की जो आकृति है वो भी कर्व में है, तो इसको भी कर्व में ही लाइनों को खींचना है। और जब लाइनें कर्व में रहेंगी तो डियर स्टूडेंट इसका जो एक वॉल्यूम होता है, स्पीड कह सकते हैं एक तरीके से, वॉल्यूम जो होता है साउंड वाला वॉल्यूम नहीं कह सकते हैं इसको, चित्र में दिखाई देने वाला जो इसका इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है वो रहता है। तो इसको कर्व करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ जो प्लेट है वो घुमा हुआ है, जबकि इसको सिर्फ और सिर्फ हम पेज पर ही बना रहे हैं। 2D हमारा पेज है और इसको 3D में अंकन कर रहे हैं। 3D में अंकन तो नहीं हो सकता है, लेकिन देखने के पर्सपेक्टिव से ये 3D में रहेगा। अब यहाँ पे जो सेब का प्रतिछाया है, परछाई है, वो प्लेट में बनेगी, उसको भी दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें नीचे कर्व करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर पहले कुछ इस तरीके से बना लेंगे, और चक्कू के नीचे भी चक्कू की परछाई पड़ेगी, ऊपर से प्रकाश स्रोत पड़ेगा तो चक्कू के ऊपर प्रकाश रहेगा और उसके नीचे उसकी परछाई यानी कि प्रतिछाया बनेगी। तो यहाँ पर जो अंदर के साइड में लाइनों को कर्व किया जा रहा है कॉन्ट्यूरिंग टेक्निक के माध्यम से, वो तो उस पर छाया पड़ रही है, लेकिन सबसे नीचे प्लेट के और चाकू के नीचे प्लेट पर उसकी प्रतिछाया यानी कि परछाई का पार्ट बनेगा, काफ़ी डार्क रहेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और इसके बाद में एक ब्लेंडर लेनी है डियर स्टूडेंट, ब्लेंडर एग्जाम में ज़रूर लेकर जाइएगा। अगर इसका वीडियो आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा। ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से नीचे से ब्लेंड करना है, जैसे कि नीचे काफ़ी डार्क रहेगा तो नीचे से शुरू करेंगे, काफ़ी प्रेशर से करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी मत कीजिएगा। और प्रेशर किस तरीके से देना है, ब्लेंड करना है, जिस तरीके से रेखाएं यहाँ पर खींच रहे हैं उसी के इफेक्ट में, उसी के वॉल्यूम में, उसी के साथ साथ कर्व करनी है। ब्लेंडर को भी ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लेंडर की मदद से इसको डार्क किया जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से सेब कर्व है उसी शेप में ब्लेंडर की मदद से भी इसको कर्व करना है। और यहाँ पर जो भी लाइनें हैं थोड़ा सा स्पष्ट जरूर कर लीजिएगा ब्लेंडिंग करते हुए। जहाँ पे ज़रूरत है ब्लेंड करने की वहाँ पर ब्लेंड कीजिएगा, जैसे कि चक्कू के पार्ट में पतला है तो पेंसिल की मदद से ही इस तरीके से इफेक्ट कर देना है। और ब्लेंडर से हल्का सा पहले प्रेशर से लेंगे, फिर हल्का सा नीचे थोड़ा सा लाइट कर देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन तो इस तरीके से हो गई है सेब के पार्ट में, देख लीजिए धीरे धीरे, पहले तो 2D था, फिर धीरे धीरे अभी ब्लेंडर के माध्यम से 3D में चीज़ें कंप्लीट होने लगेंगी। तो यहाँ पर ब्लेंडर का काफ़ी बढ़िया प्रभाव रहता है। अगर आपने ब्लेंडर का वीडियो ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करके आप घर पे भी ब्लेंडर बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी आप ब्लेंडर खरीद सकते हैं। हाथ का प्रयोग मत कीजिएगा, कॉटन का कपड़ा करेंगे तो भी सही रहेगा, लेकिन उससे क्या होता है पेज शीट जो होता है वो गंदा हो जाता है। तो ध्यान में रखना है कि अगर ब्लेंडर है तो ब्लेंडर ज़रूर लेकर जाइएगा, कागज़ का ही रहता है, स्टम्प पेपर भी कहते हैं इसको ब्लेंडर, या फिर स्टम्प पेपर, पेपर स्टम्प कहते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से धीरे धीरे मीडियम प्रेशर से ब्लेंड करना है। और ब्लेंड करने का प्रोसेस तो बताया ही गया है कि किस तरीके से ब्लेंड करना है। अब यहाँ पर सेब का जो पार्ट है लगभग ब्लेंड हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिखाना है, स्टार्टिंग में एक ही लेयर में कंप्लीट नहीं करना है, और जहाँ जहाँ लाइनें बनाए हैं यानी कि लाइनें कर्व की गई हैं वहीं पर ही ब्लेंड करना है। जहाँ पर हाईलाइट का पार्ट छोड़ा गया है जैसे कि लेफ्ट साइड में और सेंटर वाले पॉइंट में, वहाँ पर ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है डियर स्टूडेंट, ब्लेंडर में जब एकदम कुछ भी नहीं रह जाएगा तो उसको हल्का सा डार्क कर लीजिएगा, डार्क नहीं कर सकते हैं ब्लेंडर में, हालांकि जो पार्ट है ग्रेफाइट का वो सभी पार्ट में लग चुका है, कम बचा है।
अब इसके बाद में करना क्या है, 2B पेंसिल पहले था, अब यहाँ पर 4B पेंसिल ले रहे हैं और 4B पेंसिल की मदद से फिर से कर्व करनी है। सेम वही टेक्निक रहेगा कर्व करने का। और स्टार्टिंग नीचे से कीजिएगा थोड़ा सा डार्क करने का। आप चाहें तो हैचिंग और क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्यूरिंग टेक्निक के माध्यम से अगर लाइनों को बनाएंगे कर्व करते हुए, जैसा शेप है उसी के शेप के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा उसका आकार है उसी के अकॉर्डिंग लाइनों को अगर चलाएंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट नीचे के पार्ट में थोड़ा सा डार्क करना है, क्योंकि लाइट जो है लेफ्ट साइड में और ऊपर से पड़ रहा है, यानी कि जो कोई प्रकाश स्रोत है मान के चलिएगा कि लेफ्ट साइड में है और ऊपर में है, तो उसकी जो छाया बनेगी राइट साइड में बनेगी और नीचे बनेगी, जैसा कि आपने देखा सेक्शन बी में और सेक्शन ई में। यहाँ पर जो प्रकाश अगर लेफ्ट साइड से पड़ रही है और ऊपर से, तो उसकी जो छाया बन रही थी राइट साइड में और नीचे बन रही थी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप पहले हैचिंग कर लीजिएगा, क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर जो सेब की आकृति है उसके अनुसार अगर हैचिंग और क्रॉस हैचिंग करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब इसके बाद में क्या करना है, 4B पेंसिल के बाद फिर से ब्लेंडर उठानी है और डार्क करनी है। ध्यान रहे राइट साइड में ही डार्क करनी है, और स्टार्टिंग में जब डार्क करेंगे सबसे किनारे साइड में, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में करना है, मीडियम प्रेशर में करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, और राइट टू लेफ़्ट लाना है, यानी कि राइट में पहले डार्क करेंगे ब्लेंडर की मदद से, और जैसे जैसे इसको लेफ़्ट मिलाएंगे तो इसमें जो ग्रेफाइट है पेंसिल का वो धीरे धीरे कम होता ही जाएगा। ऑलरेडी नेचर ही उसका है कि ग्रेफाइट में अगर ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो राइट साइड में पहले डार्क रहेगा, और धीरे धीरे जब उसको ब्लेंड करते जाएंगे तो उसकी जो थिकनेस है वो कम होती जाती है। तो उसको जब इसको लेफ़्ट साइड में बढ़ाएंगे ब्लेंडर को, तो उसमें जो ग्रेफाइट पाउडर है वो कम बचेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ राइट साइड में थोड़ा सा लाइनों को कर्व करते हुए दिखा देना है, ताकि इसमें जो डेप्थ वाला पार्ट है नीचे के पार्ट में दिखाई दे, और जो तने का पार्ट है एक साइड में राइट साइड में डार्क करनी है, पूरे साइड में डार्क नहीं करनी है क्योंकि उस पर भी प्रकाश अच्छी तरीके से पड़ेगा, तो उसको भी दिखाना है। और नीचे जो उसकी प्रतिछाया यानी कि परछाई बनेगी उसको दिखा दीजिएगा, टच करते हुए नीचे से ऊपर थोड़ा सा गैप कर देंगे, और जो भी उसका परछाई का पार्ट बनेगा यानी कि कास्ट शैडो का, उसको काफ़ी डार्क कर लेनी है। 4B पेंसिल से ही काफ़ी डार्क हो जाएगा। और अंदर के पार्ट में देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लेंडर है उसमें जो ग्रेफाइट पाउडर है बहुत कम बचा है। अब इसके बाद में क्या करना है, 6B का पेंसिल लेना है और डार्क करने के लिए 6B का पेंसिल लेना है, और सेम प्रोसेस में यहाँ पर कर्व करना है। डियर स्टूडेंट एक ही साथ में सभी पेंसिल का यूज नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है कि 6B का पेंसिल ले लीजिए डायरेक्टली इस पर अप्लाई कर दीजिए। अगर डायरेक्टली 6B की पेंसिल से अप्लाई करेंगे तो इसमें जो टेक्सचर बनेगा वो नहीं आ पाएगा, इसमें जो लेयर दिखाई दे रहे हैं वो कतई नहीं आ पाएगा। तो समझना काफ़ी ज़रूरी है कि किस तरीके से आप 2-3 लेयर चढ़ा करके चित्र को 3D में दिखा सकते हैं। और देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर क्रॉस किया जा रहा है, कर्व लाइन में ही क्रॉस किया जा रहा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जो सेब में टेक्सचर होता है, छींटेदार टेक्सचर होते नहीं हैं, वो इस तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पर 6B पेंसिल की मदद से राइट साइड में डार्क किया जा रहा है, चित्र के अकॉर्डिंग थोड़ा कर्व में ही रहेगा क्योंकि सेब ऑलरेडी कर्व ही रहता है। और डियर स्टूडेंट चित्र का जो आकार है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी रहता है, उसको समझ जाएंगे तो चित्र को आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लेंडर लेंगे फिर उसी तरीके से राइट साइड में पहले थोड़ा सा प्रेशर से डार्क करेंगे, ब्लेंड करेंगे कर्व करते हुए, और राइट टू लेफ़्ट ले जाएंगे। और जैसे जैसे इसको लेफ़्ट में ले जाएंगे तो जो पहले भी बताया गया है कि जो इसका ग्रेफाइट पाउडर है जो पेज पे लगा हुआ है सेब के पार्ट पर, तो वो जैसे जैसे राइट टू लेफ़्ट जाएगा उसकी थिकनेस कम होती जाएगी। तो ये बढ़िया माध्यम है लाइट टू डार्क दिखाने का, यानी कि छाया और प्रकाश दिखाने का एक ही चित्र पर। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो डेप्थ है थोड़ा सा कर्व कर देंगे, लाइनों को डार्क कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट साइड से अगर प्रकाश स्रोत है तो उसके लेफ़्ट साइड में ही डेप्थ है, तो उसके लेफ़्ट साइड में ही प्रकाश नहीं दिखाई देगा। और अंदर थोड़ा सा कर्व जो टाइप है उसको भी दिखा देना है, और अंदर के पार्ट में लेफ़्ट साइड में डार्क कर देनी है। थोड़ा सा ब्लेंडर की मदद से करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ डेप्थ जहाँ है वहाँ पर ही दिखाना है डार्क। और यहाँ पर जो ब्लेंडर है इसमें जो ग्रेफाइट पाउडर है बहुत कम बचा हुआ है, तो उसको लेफ़्ट साइड में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जो प्लेट का पार्ट है उसको भी कर्व में ब्लेंड करना है,
बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। प्लेट का पार्ट अगर लाइटली कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सेब से थोड़ा सा अगर आप या तो सेब को लाइट कर दें या फिर प्लेट को लाइट कर दें तो थोड़ा सा इसमें जो एक आकर्षण होता है, मतलब एक ही प्लेट में रखा हुआ है भले ही सेब, तो थोड़ा सा उससे अलग होना चाहिए। एकदम डार्क अगर सेब को कर रहे हैं और एकदम डार्क अगर आप प्लेट को भी कर देंगे तो अच्छी तरीके से उसमें जो डोमिनेंस होता है, जो प्रभाविता होती है, वो नहीं आ पाएगी। तो ध्यान देना है कि हमें प्रभाविता भी दिखानी है चित्र में। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड से प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन प्लेट के अंदर साइड में लेफ्ट साइड में ही उसकी छाया पड़ रही है, क्योंकि जो बारी का पार्ट है वो कर्व में है। अब यहाँ पर राइट साइड में भी ब्लेंडर की मदद से हल्का सा प्रेशर लेकर के ब्लेंड कर देनी है, क्योंकि जो प्लेट रहेगा उसको पूरे प्लेट को ब्लेंड करना है, न कि एक पार्ट में। क्योंकि यहाँ पे बीच में सेब का पार्ट दिखाई दे रहा है, तो राइट साइड में हालांकि उसकी छाया बननी चाहिए हल्की फुल्की, लेकिन नीचे के साइड में सिर्फ दिखाना है, पूरे साइड में नहीं दिखाना है। और जो चाकू का पार्ट है नीचे उसकी परछाई बन रही है, उसको डार्क कर लीजिएगा। और ब्लेंडर जब भी आप प्रयोग करें लाइट पार्ट को ब्लेंड करने के लिए तो हल्के प्रेशर से ही कीजिएगा, बहुत हल्के प्रेशर से कीजिएगा। और जो भी लाइनें दिखाई दे रही हैं बाद में इसको डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पर बारी के पार्ट में किया जा रहा है। अब चाकू के नीचे का जो पार्ट है, नीचे का नहीं कह सकते हैं, आगे का जो पार्ट है, एक लेयर पेंसिल से मार देंगे ऐसे ही 2B पेंसिल की मदद से, और ब्लेंडर लेंगे और उसको ब्लेंड करेंगे। मीडियम प्रेशर से ब्लेंड करना है। आगे के पार्ट में थोड़ा सा प्रेशर से ब्लेंड करेंगे, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा जहाँ पर उसकी धार दिखाई दे रही है वहाँ पर वैसे ही छोड़ देना है, लाइट छोड़ देना है। क्योंकि जो चाकू होता है बेसिकली स्टील का ही होता है, तो स्टील के पार्ट को दिखाने के लिए काफ़ी लाइट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो वहाँ पर उसको ऐसे ही लाइटली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो हैंडल का पार्ट है उसको आप डार्क कर सकते हैं, पूरा ब्लैक कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन जो चाकू है स्टील का उसको लाइटली ही छोड़ना है अच्छी तरीके से, और ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर देना है। और डियर स्टूडेंट, जो कास्ट शैडो का पार्ट होता है उसके लिए आप चाहें तो 8B या 10B का भी पेंसिल यूज कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में 6B तक पूछा जाता है, तो 6B का पेंसिल लेना है। और चाकू के नीचे जो उसका शेप बना है, आकार बना हुआ है, जो उसकी परछाई बन रही है, यानी कि जो उसकी परछाई बन रही है उसको डार्क करनी है 6B पेंसिल की मदद से। काफ़ी ब्लैक हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ब्लैक कर देना है। और जो चाकू है डियर स्टूडेंट, उसकी जो परछाई पड़ रही है सेब पर भी पड़ेगी, तो आपको करना क्या है, सेब को भी डार्क कर देना है उसी एक फ्लो में। और नीचे जो सेब का प्रतिछाया बन रही है, यानी कि परछाई बन रही है नीचे, उसको भी एकदम डार्क कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि चाकू के नीचे एकदम ब्लैक वाला जो पार्ट बना हुआ है, ऐसे लग रहा है कि उसके नीचे है, चाकू उसके ऊपर हो गई है। तो छाया और प्रकाश की मदद से आप किसी भी चित्र को 3D में दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर सेब के नीचे उसकी प्रतिछाया बन चुकी है अच्छे तरीके से, और यहाँ पर सेब के ऊपर भी चाकू की जो परछाई बन रही है, प्रतिछाया बन रही है डियर स्टूडेंट, वो भी सेब के ऊपर बनेगी। तो करना क्या है, सेब के पार्ट में भी और डार्क करना पड़ेगा, न कि सिर्फ और सिर्फ प्लेट के पार्ट में उसकी परछाई बनेगी। तो सेब के पार्ट में भी थोड़ा सा सीधा करते हुए लाइनें एकदम जिस हिसाब से चाकू है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, डार्क कर लेनी है। ध्यान रहे पूरे सेब में नहीं करनी है, पूरे सेब में कर देंगे तो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा, 3D का पता ही नहीं चलेगा। तो सेब के पार्ट को नीचे थोड़ा सा छोड़ना भी है, ताकि पता चले कि हाँ सेब का पार्ट नीचे है भाई, उस पर छाया प्रकाश का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब अंदर के पार्ट में लगभग जो परछाई का पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे प्लेट का जो पार्ट है उसकी जो परछाई बन रही है, आकार पहले से ही बनाया गया है कर्व करते हुए, तो उसको एक बार लाइन को बाहर से रिपीट कर लेनी है, ताकि जो अंदर के पार्ट में डार्क करें ज़्यादा बाहर ना होने पाए, तो उसको अच्छी तरीके से डार्क करनी है, ठीक है। और जो प्लेट की बारी होती है डियर स्टूडेंट, वहाँ पर तो ब्लेंडर जाएगा नहीं, तो करने क्या है, एक पेंसिल लेनी है 2B की, उसके नीचे साइड में और ऊपर साइड में हल्का फुल्का अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कम कर लीजिएगा। और अंदर के साइड में थोड़ा सा हल्का प्रेशर से, अगर आपके पास HB पेंसिल है तो उसकी मदद से भी आप लाइन को रिपीट कर लेंगे हल्का सा मीडियम प्रेशर से या फिर काफ़ी हल्के प्रेशर से, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। क्योंकि जो बारी का पार्ट होता है उसमें भी उभार रहता है, तो उभार को दिखाने के लिए हाईलाइट छोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन हाईलाइट पता कब चलेगा, जब उसके साइड में थोड़ा सा उसकी छाया पड़ेगी हल्की फुल्की, तो वो दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिएगा, जितना हो सकेगा उतना कीजिएगा समय के अनुसार।
अब यहाँ पर नीचे का जो पार्ट है परछाई यानी कि कास्ट शैडो वो पूरा ब्लैक ही रहेगा, तो उसको 6B पेंसिल की मदद से अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। एकदम अच्छी तरीके से डार्क कीजिएगा, काफ़ी डार्क रहेगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। और डियर स्टूडेंट, इसको हाइपर रियलिस्टिक में करने की कोशिश मत कीजिएगा कि हाइपर रियलिस्टिक में करके आना, नंबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मेमोरी ड्राइंग में सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहता है। हाइपर रियलिस्टिक में आप करने जाएंगे तो आपको 10B या फिर 12B का पेंसिल होता है उसका प्रयोग करना पड़ता है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल में ये सब इतना डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है। 30 नंबर के प्रश्न में इतना आप कर देंगे आधे घंटे के अंदर या फिर 40 मिनट के अंदर, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहेगा। तो 40 मिनट के अंदर आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही एकदम धीरे धीरे तरीके से बनाएंगे तब भी हो जाएगा। हालांकि ये जो प्रश्न अभी बताया जा रहा है 2024 में पूछा गया था, तो ज़रूरी नहीं है कि 2024 में पूछा गया है वो 2025 में भी पूछा जाए, लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे तरीके से। अगर आप आर्ट का टीचर बनना चाहते हैं या फिर आर्ट के स्टूडेंट हैं, कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि किस तरीके से कोई वस्तु होती है उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी व्यवस्थित तरीके से। अब यहाँ पर जो धरातल का पार्ट होता है डियर स्टूडेंट, उसको बनाना काफ़ी ज़रूरी है ताकि लगे कि हाँ जो प्लेट दिखाई दे रहा है वो ज़मीन पर ही रखा हुआ है। तो ज़मीन को बनाना काफ़ी ज़रूरी है। साइड साइड में हाफ लाइन थी वहीं पर डार्क कर लेनी है। और स्टार्टिंग में क्या करना है, 6B पेंसिल लेनी है और जो लाइन खींची गई है लेफ़्ट और राइट में प्लेट के, वहाँ पर डार्क कर लेनी है। ऊपर डार्क करनी है, नीचे ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे धीरे धीरे पेंसिल का प्रेशर कम कर देंगे, आगे चल के इसको ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड भी कर देंगे। तो ऊपर डार्क करनी है और लेफ़्ट साइड में जब पेंसिल से करेंगे इसको तो 2B पेंसिल लेनी है और बहुत ही हल्के प्रेशर से नीचे लाना है, क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट साइड से प्रकाश स्रोत कोई पड़ रहा है तो लेफ़्ट साइड में लाइट रहेगा। और ब्लेंडर लेनी है और राइट साइड में अच्छी तरीके से पहले प्रेशर से ब्लेंड करेंगे और नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो वहाँ पर लाइटली ब्लेंड करते जाएंगे। और डियर स्टूडेंट, जब भी आप धरातल का पार्ट ब्लेंड करें तो पेशेंस के साथ में कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे तो गलत भी हो सकता है, लाइनें मिक्स भी हो सकती हैं यहाँ पर। तो करना क्या है, जहाँ पर बैकग्राउंड का पार्ट है पीछे के पार्ट में काफ़ी डार्क प्रेशर देना है। 6B पेंसिल ऑलरेडी चलाया गया है और लेफ़्ट साइड में 2B पेंसिल, तो यहाँ पर 6B पेंसिल से नीचे डार्क कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे तो हल्का हो जाएगा। और उसी ब्लेंडर की मदद से लेफ़्ट साइड में अच्छी तरीके से पहले ऊपर प्रेशर से देंगे, ब्लेंड करेंगे और नीचे की तरफ जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो प्रेशर कम करते जाएंगे। प्रेशर कम नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इसमें ग्रेफाइट का पार्ट है वो धीरे धीरे हल्का होता जाएगा, उसकी जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी और आगे के पार्ट में लाइट हो जाएगी। और आगे के पार्ट में लाइट दिखाना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो वस्तुएं आगे होती हैं, नज़दीक होती हैं, वो काफ़ी लाइट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। और जो पीछे की वस्तुएं होती हैं वे डार्क भी दिखाई देती हैं, धुंधली भी दिखाई देती हैं। तो डार्क तो स्पष्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन धुंधला कर सकते हैं, लेकिन आगे के पार्ट में काफ़ी लाइटली और स्पष्ट दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब भी आप मेमोरी ड्राइंग बनाएंगे तो इस तरीके से करेंगे। और एक रबर लेनी है, काट लेनी है थोड़ा सा, और जो टेक्सचर होता है डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रकाश स्रोत पड़ रहा था तो थोड़ा सा ब्लेंड हो गया तो उसको इरेज कर देनी है। और बीच के पार्ट में हल्का सा अप डाउन करते हुए, अप डाउन नहीं कह सकते हैं, सीधा करते हुए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इरेज कर देना है ताकि यहाँ पर जो लाइनें होती हैं वो दिखाई दे, थोड़ा सा लाइनर में कर्व होते हुए। और ये बहुत अच्छा तरीका है। और यहाँ पर तने के पार्ट में अगर ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड हो सकता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर इरेज़र की मदद से टेक्सचर निकालने का ये प्रोसेस है काफ़ी बढ़िया है। तो अच्छी तरीके से इरेज़र को काट लेनी है, हल्का फुल्का काट लेनी है, या फिर नोक है तो नोक की मदद से आप हल्का सा इरेज कर सकते हैं जहाँ पर प्रकाश स्रोत अच्छी तरीके से पड़ रहा है सेब के पार्ट में। जैसा कि बीच के पार्ट में काफ़ी लाइट दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। और जो चाकू की धारी का पार्ट है उसको भी इरेज करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर एकदम धार रहता है तो वाइट सरफेस दिखाई देता है, तो उसको आप इरेज कर सकते हैं। और साइड के पार्ट में थोड़ा सा डार्क करना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं डार्क करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डार्क कर देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आउटलाइन टाइप हो जाएगा, लेकिन आउटलाइन नहीं दिखाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो धारी का पार्ट है उसको इरेजर की मदद से थोड़ा इरेज करना काफ़ी ज़रूरी है। नीचे के पार्ट में अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डार्क करना है तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेंडर की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जितने भी पार्ट हैं लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से चित्र को बनाना है। हालांकि आप चाहें तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ
कोर्स को कंप्लीट करने के लिए किया जा रहा है और 2 घंटे के अंदर किस तरीके से आप शांति से बैठ करके 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। आप बैठ करके 2-3 घंटा बीच में ब्रेक लेकर के भी आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, सभी खंड सॉल्व करने के बाद में अगर समय बचता है, हालांकि 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, और फिर भी अगर समय बच जाता है तो आप अपना समय सेक्शन F में ज़रूर लगाएंगे। पहले सभी प्रश्न पत्र को चेक करने के बाद में जितने भी खंड हैं उसके बाद में सेक्शन F में समय देना है। जहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि पॉइंट बच गया है, ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो ब्लेंड कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर तने के पार्ट में थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डार्क कर सकते हैं। समय देना है तो ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न में दीजिएगा, बाकी जो प्रश्न रहेंगे उनको एक बार मिला के ज़रूर आइएगा। और सबसे लास्ट में डियर स्टूडेंट ऊपर खंड फ लिख देना है। और आप देख सकते हैं जो मार्कर पेन का यूज किया था इसके लेफ्ट वाले पेज में, उसकी जो छाप है नीचे पड़ चुकी है, तो आप मार्कर पेन का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ना ही स्केच पेन का। और ऊपर आपको लिख भी देना है अच्छी तरीके से, खंड फा ऊपर लिखना काफ़ी ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये जो वीडियो है अभी 31 दिसंबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद में 1 जनवरी से पेड कर दी जाएगी। तो अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो अच्छी तरीके से देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिएगा। ऊपर खंडफा लिख देना है और नीचे जो चित्र का नाम लिखना है वो भी सेंटर में ही लिखना है, यानी कि जो प्लेट बनाया गया है उसके नीचे पहले 2 लाइनें खींच लेनी है समानांतर, और उसके नीचे लिख देना है जैसे कि जो प्रश्न पूछा गया था, प्लेट में सेब और चाकू, उसको भी व्यवस्थित तरीके से लिखनी है। नामांकन अच्छी तरीके से करना है, पहले चित्र लिख देनी है, ऊपर तो खंडफल लिखा ही जा चुका है, और उसके बाद में लिख देना है प्लेट में सेब और चाकू। तो डियर स्टूडेंट्स, खंडफा भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और प्रावधिक कला का संपूर्ण प्रश्न पत्र जो 2024 का है वो भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इसमें जो सेक्शन बी में सिनेमा दिखाया गया है वो कहीं और से लिया गया है, लेकिन इसके पहले पार्ट में अच्छी तरीके से जो सेक्शन बी में पूछा गया था वो कंप्लीट कराया गया था। तो इस तरीके से आप 2 प्रश्न पत्र को सॉल्व कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।